थे। अब इसकी हैंडआउट्स वाले से प्रिंट होने के लिए गए हैं थोड़ी देर तक। कल तक कोई सवाल है तो बताए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट क्लास? कोई सवाल नहीं है। कल हम पेंशन की बात कर रहे थे, हमने कहा था पेंशन जो होती है हमारी एग्जाम्प्ट होती है। उसकी एक्सेप्शन थी कि अगर आपको एक से ज़ायद पेंशन मिल जाए तो हायर वन जो है वो एग्जाम्प्ट होती है और लोअर वन जो है वो टैक्सेबल हो जाती है। और अगर आप वहाँ पे री एम्प्लॉयड हो जाएं उसके पास या उसके एसोसिएट के पास, फिर आपकी पेंशन क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। और अगर आपकी उम्र 60 साल से अबव है तो पेंशन जो है वो हर साल में क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया आता है वो है ग्रेच्युटी का। ग्रेच्युटी का ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहली बात है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को होती है हमेशा क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। अगर आपको फंड के जरिए मिली है ग्रेच्युटी अप्रूव्ड, वो हमेशा क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। अगर अप्रूव स्कीम के तहत मिली है, जितनी भी ग्रेच्युटी मिलेगी उसमें से 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होगी, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रेच्युटी मिली 10 लाख की एंड दैट वाज अकॉर्डिंग टू स्कीम, तो 3 लाख उसमें से आप एग्जाम्प्ट करेंगे, रिमेनिंग जो 7 लाख होगा वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद है अनअप्रूव ग्रेच्युटी, वो जो आपने अप्रूव नहीं करवाई हुई, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? जितनी आपको अमाउंट रिसीव होगी, फॉर एग्जांपल आपको अनअप्रूव ग्रेच्युटी मिली है 1 मिलियन की, आप वो पकड़ेंगे, उसमें से लेस करेंगे लोअर ऑफ 75,000 या 50% ऑफ अमाउंट रिसीव, तो 75,000 या ये जो अमाउंट मिली है इसका 50% कितना बनेगा, 5 लाख। लोअर क्या है, 75,000, ये लेस करवाएंगे, रिमेनिंग जो 9,25,000 है वो सैलरी में ऐड हो जाएगी। और इसको भी हम एवरेज रेट के कर रहे होते हैं, जिस तरह हम गोल्डन हैंडशेक को कर रहे होते हैं। अब इसमें से एक क्रिटिकल क्वेश्चन है वो आ रहा होता है कि अनअप्रूव ग्रेच्युटी टोटली टैक्सेबल कब होती है। मीन्स अगर आपको अनअप्रूव ग्रेच्युटी मिली है 1 मिलियन, तो ये 1 मिलियन की 1 मिलियन क्या हो जाएगी, आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ये वाली एक्सेप्शंस जो हैं ये वैलिड नहीं होती? वो हैं 4 सिनेरियोज। कौन कौन से? कि अगर अनअप्रूव ग्रेच्युटी मिली है किसी भी नॉन रेजिडेंट को, कुछ और ना लगा दें। एक्सेप्शंस 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, वो टोटली टैक्सेबल होगी। ये 3 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, एंड लिस्ट द कंडीशन इन विच अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी इज टोटली टैक्सेबल। या वो कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी के ऊपर एग्जाम्पशन लिमिट्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर रही होती। पहला है कि अगर ये किसी नॉन रेजिडेंट को रिसीव हो गई है, अगर आपने अनअप्रूव ग्रेच्युटी की पेमेंट कर दी है नॉन रेजिडेंट को, जितनी अमाउंट मिलेगी सारी की सारी क्या हो जाएगी, उसकी टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा, अगर ये पाकिस्तान में रिसीव नहीं हुई, आउट ऑफ पाकिस्तान पे कर दी है, रिटायरमेंट यहाँ पे हुई है, चले गए हैं बाहर और वहाँ पे उन्होंने कहा मुझे पैसे भेज दीजिएगा, मैं अब वापस नहीं आऊँगा, बस दुआएं मेरी आपके साथ रहेंगी, तो पाकिस्तान से बाहर अगर उन्हें ग्रेच्युटी रिसीव हुई है तो वो भी क्या होगी, टोटली टैक्सेबल होगी। या किसी नॉन वर्किंग डायरेक्टर को मिली है तब भी क्या होगी, टोटली टैक्सेबल होगी। और अगर किसी को एक से ज़्यादा ग्रेच्युटी मिल रही होती है तब भी क्या होती है, वो टोटली टैक्सेबल हो जाती है अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी। तो 4 सिनेरियोज हैं जिसमें आपको अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी मिल रही होती है, वो टोटली टैक्सेबल होती है। कब कब? नॉन रेजिडेंट, नॉट रिसीव इन पाकिस्तान, नॉन वर्किंग डायरेक्टर एंड मोर देन 1 ग्रेच्युटी। कौन से सिनेरियोज हैं? नॉन रेजिडेंट, नॉट रिसीव इन पाकिस्तान, नॉट वर्किंग डायरेक्टर और मोर देन 1 ग्रेच्युटी। ये 4 बातें हैं। 4 नंबर का सवाल आपको थ्योरेटिकल आ सकता है कि ये वो सिनेरियोज हैं जिसमें आपको मिलेगी ग्रेच्युटी, वो टोटली लेस नहीं करवा रहे होते। याद हो गया? कौन कौन सी होती हैं बोले? आपके जितने भी पास्ट पेपर जो अभी करवाऊंगा, यही पॉइंट टेस्टेड हुआ है।
17 अटैम्प्ट में सैलरी का सवाल है, उस 17 अटैम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा उसने अप्रूव स्कीम का पूछा हुआ है, बाकी 10 दफ़ा उसने अनअप्रूव ग्रेजुएटी पूछी हुई है। तो इसके लिए आपने रेडी रहना है, क्योंकि अभी मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूंगा कि सैलरी में से जो कॉमन पॉइंट टेस्टेड हुए पिछले 17 अटैम्प्टों में वो 7 या 8 ही हैं। वो 7 या 8 अगर आपको हिफ्ज हो गए हैं, आपका इंशाल्लाह अटैम्प्ट में न्यूमेरिक 15-16 नंबर का, उसमें सैलरी 9 नंबर की होती है। सैलरी का पोर्शन अराउंड 60% 70% का होता है, आपका वो पक्का हो जाएगा। पेपर आपका इंशाल्लाह पास करवा के भेजना आपको। ये सवाल पढ़ते हैं। साजिद रिटायर्ड फ्रॉम सन केमिकल्स लिमिटेड एज अ मार्केटिंग मैनेजर विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2019। साजिद साहब जो हैं वो रिटायर हो गए हैं 31 दिसंबर 2019 को। ही रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फाइनल सेटलमेंट। उसने कुछ अमाउंट्स जो हैं वो रिसीव की हैं। लीव इन कैशमेंट 6 लाख की, 4 मिलियन फ्रॉम अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड। 50% ऑफ दिस अमाउंट वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय साजिद। अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी ऑफ रुपीज़ 25 लाख। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड he also acquired the vehicle provided to him at accounting WDV of rupees 5 lakh. The market value at the time of retirement was rupees 2 million. ये उसने हमें सवाल बताया। अब इस तरह के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी सैलरी में से आ जाते हैं, 4 नंबर के 5 नंबर के, बट आप गौर कीजिएगा, साथ साथ सवाल करो इंडिपेंडेंट भी। वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थियरी कोई नहीं इसमें से अभी तक। तो ये हेड में से थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं आ रही, क्या आ रही हैं? एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। अब ये शॉर्ट न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। लीव इन कैशमेंट क्या होती है? टोटली टैक्सेबल। हम ले रहे हैं कितनी आ रही है कि लीव इन कैशमेंट 6 लाख की, हम उसकी इनकम में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब उसको मिला है प्रोविडेंट फंड में से कितनी अमाउंट? 4 मिलियन। प्रोविडेंट फंड कौन सा है? अनअप्रूव्ड है। और हमने कल पढ़ा था कि इसमें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन हम लेस करवा देते हैं, जस्ट किसकी आती है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट आ रहा होता है। अब 2 मिलियन कितना था? 4 मिलियन था ना ये प्रोविडेंट फंड। पी फंड में से 4 मिलियन का हम क्या ले लेंगे? 50% ले लेंगे, बिकॉज 50% वो आया है, तो 2 मिलियन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद से क्या मिली है? ग्रेचुटी कितनी? 25 लाख की। अब लोअर ऑफ हमने लेस करना है 75,000 या 50% ऑफ दिस अमाउंट रिसीव। अब मैं रूल लिख के भी लेस कर दूं तब भी लेस क्या होना है? 75,000 ही लेस होना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लेस करवा दूंगा? 75,000 लेस करवा दूंगा। रिमेनिंग क्या आ जाएगा? 2425,000। बट पेपर में आपने प्रॉपर रूल लिखना है कि लोअर ऑफ रुपीज़ 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट रिसीव। तो फिर आप यहाँ पे 75 लेस करवा रहे होंगे। ये भी आ गया। अब इसको कार दी गई है। अब कार की उस दिन मार्केट वैल्यू कितनी थी? 2 मिलियन की थी। इसको कार कितने की दी गई है? 5 लाख की दी गई है। 15 लाख का बेनिफिट होगा, ये भी क्या हो जाएगा? इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। आपके पास इसकी टोटल सैलरी आ रही है, कितनी बन रही होगी? 5.1 525 ये इसकी बन जाएगी। तो भाई 6 लिखा हुआ है, आंखें खोल के देखा करो, देखते ही नहीं है स्क्रीन के ऊपर। कितनी बनेगी? तो लिखवाया गलत क्यों है आपने? ऐसे खा गए हैं, अभी बने भी नहीं फिर भी। ये आ गया इसकी टोटल सैलरी। तो ये सवाल मुश्किल था, ये आई थिंक ऑटोमेटिक का सवाल है, ये पास्ट पेपर का जो अभी हम किए साथ। उसके बाद कुछ ऐसे बेनिफिट्स, कुछ ऐसे परक्विजिट्स हैं जो आपको मिल रहे होते हैं, उनका हम टैक्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते। 3 चीज़ें हैं, सिंपल सी बात है। सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ ज़हन में रखनी है कि जहाँ पे काम कर रहे हैं वो बंदा कौन है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या आप किसी होटल में काम कर रहे हैं, उसका काम क्या है? खाना बनाना। अगर वो खाने बनाने वाला बंदा जो है रेस्टोरेंट में काम वगैरह कर रहा है, अगर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लंच करा देता है, अगर उसने 100 किलो बिरयानी बनाई है और आपको 1 प्लेट दे दी है, उस 1 प्लेट बनाने पे क्या उसकी कोई एडिशनल कॉस्ट आई होगी? क्या वो एडिशनल कॉस्ट निकाल सकता है? उसका यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ना होने के बराबर। ऐसे ही है। तो अगर वो आप किसी होटल वाले के पास या किसी रेस्टोरेंट वाले के पास जॉब कर रहे हैं और वो आपको फ्री में खाना खिला देता है, वो खाना क्या है? एग्जेम्प्ट है। आप काम कर रहे हैं मिलर जहाँ ट्रैक्टर बनते हैं, वो आपको फ्री में लंच करवा रहे हैं, वो टैक्सेबल है, बिकॉज वो खाना नहीं बना रहे, उनकी कॉस्ट लग रही है, रोज़ आएगा रोज़ आएगा। लेकिन यहाँ पे आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, उसने खाना खिला दी है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज ये एग्जेम्प्ट है, बिकॉज उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या है? बड़ी नेग्लिजिबल है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली आप किसी हॉस्पिटल में किसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं, बीमार हुए हैं, डॉक्टर के पास किसी का मुंह खोलो, लाइट मारी, दवाई लिख के दे दी, कोई खर्चा आया उसका? कोई खर्चा नहीं आया।
ये फैसिलिटेट किया गया है अगर आपको, तो ये होगा एग्जेम्प्ट होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सिमिलरली आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं और आपके बच्चों को पढ़ा दिया गया है फ्री में या सब्सिडाइज फीस में, तो कोई मार्जिनल कॉस्ट इनकर नहीं हुई होगी। बेनिफिट है, अब फ्री में खाना बेनिफिट है, फ्री में इलाज बेनिफिट है, फ्री में पढ़ाना बेनिफिट है, तीनों बेनिफिट है। तीनों बेनिफिट किसने दी हैं? एम्प्लॉयर ने दी हैं। बट यहाँ पर एम्प्लॉयर कौन है? या तो रेस्टोरेंट है, या तो हॉस्पिटल है, या तो स्कूल या जो भी इंस्टीट्यूट है वो है। तो उनकी इन बेनिफिट्स के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट है ही नहीं। 100 की क्लास है, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा और बिठा दिया, क्या कॉस्ट इनकर हुई होगी? जीरो कॉस्ट है ऑलमोस्ट। तो ये जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं बाय एम्प्लॉयर, ये क्या होते हैं? एग्जेम्प्ट होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इस दफ़ा आई कैप पूछेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे, आई कैप ने पूछ लेना है। अगर आपको न्यूमेरिकल आया ना, उससे न्यूमेरिकल स्टार्ट में बताना है कि आप इस जगह पे काम कर रहे हैं, इस जगह पे काम कर रहे हैं, वो पूछ सकता है ये। तो इसको याद रखिएगा, सवाल पढ़ते हुए आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, जॉब कहाँ पे कर रहे हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, रेस्टोरेंट है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगर उसने आप किसी काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट में और नीचे गिवन कर दे कि आपको जी रोज़ का जो लंच है वो फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी जो एनुअल कॉस्ट है वो 2 लाख बनती है, तो एग्जेम्प्ट है वो, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर कौन है? वो रेस्टोरेंट वाला है। तो सवाल पढ़ते हुए एम्प्लॉयर को आपने याद रखना है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है और कौन नहीं है। ये बहुत फीलिंग आई, क्या इस दफ़ा पूछेगा ये, वो इसमें नहीं आएगा। या इसके अलावा कोई भी ऐसा बेनिफिट जो एम्प्लॉयर दे रहा है जिसके ऊपर उसकी मार्जिनल कॉस्ट ना होने के बराबर है, ये बहुत मिनिमम है, वो भी एग्जाम्प्ट होता है। जैसे आपको ऑफिस आवर्स में चाय पिला दी जाती है, मतलब बाद में ले जाता, खैर है, अब ये एग्जाम्प्ट है, ये मेरी सैलरी में ऐड नहीं होगा कभी भी, क्योंकि इनके ऊपर कोई मार्जिनल कॉस्ट इनकर नहीं हो रही, तो ये एग्जाम्प्ट होगी इनके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम की। ये मुश्किल लगता है आप लोगों को? है बहुत मुश्किल लगता है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम के साथ साथ मैं यहाँ समझाता हूँ, साथ साथ मैं समरी करता हूँ। समरी पे ज़रा आप लोगों ने आना है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम, आपने शेयर्स लेने हैं, शेयर्स कहाँ पे लेने होते हैं? मार्केट से लेने होते हैं। अगर आप मार्केट से शेयर लेंगे तो आपको मार्केट वैल्यू पे क्या मिलेंगे? शेयर्स मिल रहे होंगे। एक शेयर है, उसकी मार्केट वैल्यू 35 रुपए की है। आपका एम्प्लॉय कहता है कि यार ऐसा करो, तुम मुझसे शेयर ले लो, मैं तुम्हें ये शेयर दे दूंगा 15 रुपए के। कितने रुपए का बेनिफिट दे रहा है? 20 का बेनिफिट क्यों दे रहा है? बिकॉज आप उसके क्या है? एम्प्लॉय हैं। ये बेनिफिट आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट स्कीम मिल रहा है, तो ये क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। सो इसका ट्रीटमेंट हमने क्या लेना है कि क्या सैलरी में होगा ऐड, क्या सैलरी में ऐड नहीं होगा। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में कहानी स्टार्ट करते हैं, इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स आते हैं हमारे पास। सबसे पहले कभी आपने नाम सुना फाइलों का जो प्लॉट की मिलती हैं? क्या जब फाइल मिलती है आपके पास प्लॉट आ जाता है? कब आता है प्लॉट? जब बैलेटिंग होती है, जब इशू होती है, आप पेमेंट करते हैं, फिर आपको प्लॉट मिल रहा होता है। लेकिन लोग फाइल लेके क्या फाइल बेच नहीं देते? बेच देते हैं। ये उसी कंसेप्ट पे काम करती है, ऑप्शन या राइट टू ऑप्शन। एम्प्लॉयर ने ऑफर दी, अनाउंस कर रहे हैं शेयर लेने हैं, हम हर बंदे को शेयर दे देंगे, कितने रुपए का? 15 रुपए का शेयर दे देंगे। ये ऑप्शन लेटर है, आओ इसको एक्वायर करो, अपना नाम पता लिख के दो, इतनी अमाउंट जमा कराओ, इतने महीने के बाद हम आपको शेयर्स अलॉट कर देंगे। ये आपको जो लेटर दिया जा रहा है, ये उस तरह की जिस तरह फाइल मिलती है आपको प्लॉट की। ऑप्शन ले लिया, अब आपके पास ऑप्शन आ गई है, आपके पास लेटर पड़ा हुआ है, आपके पास कागज़ का टुकड़ा जो है वो पड़ा हुआ है। अब इस ऑप्शन की ना 2 ट्रीटमेंट है। या तो जब आपको ऑप्शन मिलेगी आप 2 काम करेंगे, आप इस ऑप्शन को डिस्पोज कर देंगे, या क्या कर देंगे? आप इस ऑप्शन को एक्वायर कर देंगे। डिस्पोज का मतलब क्या है? सिमिलरली चलें, प्लॉट की फाइल लेके आए हैं, फाइल अपने पास रखी है, हफ्ते फाइल बेचती है, बिकती हैं फाइलें, प्रॉफिट में बिकती हैं। सेम इसी वे पे जो ऑप्शन है, आप क्या लेते हैं? लेटर लेके आए, आपने 7 वाले को बेच दिया। अगर आपने ऑप्शन ली है और डिस्पोज कर देते हैं, तो इस पर आप क्या करेंगे? इस पर आप गेन कैलकुलेट करेंगे। और गेन कैसे आएगा? आप लिखेंगे सेल प्रोसीड्स, कितने की आपने ऑप्शन बेची, और उसमें से कोई आपने कॉस्ट पे की होगी वो लेस करेंगे। ये जो बेनिफिट आएगा आपका, ये कहाँ पे ऐड कर देंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर देंगे, ये आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? पहली कहानी तो बड़ी आसान है कि आपको ऑप्शन मिली है, ऑप्शन नहीं चाहिए, बेच दो। बेच के जितना भी गेन आएगा,
जितना भी गेन आएगा सारा कहाँ जाएगा, सैलरी में जाएगा, इसमें लॉस होता ही नहीं है। माइट भी आपने ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट ली हो, 500 गेन है, अगर डिस्पोज ऑफ कर दी कहाँ जाएगी, इसकी सारा ट्रीटमेंट सैलरी में जा रहा होगा। अगर आपने ऑप्शन एक्वायर की, लेटर लेके आए, बेच दिया, क्या आगे कहानी चलेगी? कहाँ चलेगी? कहानी खत्म हो गई आपकी, एंड। ठीक है, कहानी कहाँ चलेगी? आप कहते हैं नहीं यार नहीं बेचना, क्या करेंगे? पैसे मैं किए करते डिस्ट्रीब्यूट। 1 मिनट लगाएं फिर मैं शुरू करता हूँ, तब तक करता हूँ ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाँ मैं सबको मिल गए। हाँ भाई मिल गए, उस पर भी आते हैं। ये नजर आ रहा है, दिस इज एम्प्लॉय शेयर स्कीम समरी। जस्ट नहीं होर मैं की करा, ये जो है ना, ये जितनी बातें लिखी हैं सारी कहाँ से रिलेट कर रही हैं? सैलरी से रिलेट कर रही हैं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम बड़ी मुश्किल लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ, राइट आफ्टर 5 मिनट्स पढ़ना मुश्किल है कि नहीं है? ठीक है, अब जरा फोकस होके हैं, आंखें चेंज करवा लें। इधर आ जाए भाई, जगह है, ये देखें, रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगी, रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगी, यहाँ आ जाए, क्योंकि यहाँ पर लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है। कर ले नोट, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे डिस्पोजल लिख देता हूँ, लेकिन नजर नहीं आएगा, मैं डिस्पोजल लिखता हूँ तब तक। तो ये ठीक है इसकी। अब हाँ, और करना वापस। वैसे इसकी आप तस्वीर भी खींच सकते थे, नोट कर रहे हैं, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। चलें कर लें, सुकून से फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। वो तो नहीं आती आप लोगों को, वो मेरी तस्वीर खींच रहा हूँ, भाई खींचनी थी। कभी कहते हैं 20 लाख की इनकम में 10 लाख टैक्स है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम किताब में बड़ी अजीबोमीर लिखी हुई है, ऐसे ही है, वो लाइनें लिखी हैं, अंग्रेजी लिखी हुई हैं, समझ नहीं आती है कि क्या इसमें से क्या आएगा, प्रैक्टिकल आने क्या आएगा। इसमें से सिर्फ ये चीज़ें आनी और न्यूमेरिकली आनी। एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो आपको इस लाइन से इस तरह नज़र आ रही है, ये सैलरी का सारा हिस्सा है, और ये हिस्सा किसका है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का है। हम बात करते हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम की। शुरू होती है कहानी कहाँ से? ऑप्शन से। जब आपको ऑप्शन मिलती है, दो डिस्पोज ऑफ कर दी, नहीं चाहिए हमें शेयर्स, बेनिफिट होगा, जो बेनिफिट होगा डिस्पोज ऑफ करने से वो कहाँ जाएगा? वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अगर आपने ऑप्शन डिस्पोज कर दी तो कहानी खत्म हो गई है। अब एंड, आप कहते हो नहीं मिल गई है, एक्वायर करते हैं, वेट करेंगे, सुने हमारी कहानी। कहानी सुनो, एक्वायर कर ली, फॉर्म फिल किया, जो रेलेवेंट अमाउंट थी जमा करवाई, कंपनी वाले कहेंगे वेट करें,
हम आपको फलानी तारीख को क्या कर देंगे, शेयर्स जो हैं इशू कर देंगे, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते जाएंगे, इशू कर दिए जाएंगे। अब जब शेयर्स अलॉट होते हैं दो तरह के, यहां तो मिलेंगे आपको ओपन शेयर्स जिसे कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड शेयर्स। क्या मिलेंगे? ओपन शेयर्स जिसे हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड शेयर्स। ओपन शेयर्स का मतलब क्या है कि जिस दिन, जिस डे के ऊपर आपको कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, आपको ट्रांसफर कर दिए, उसी दिन आपके पास शेयर्स को डिस्पोज करने का राइट मौजूद है। आप इन्हें जाके मार्केट में बेच सकते हैं, शेयर्स आपके हैं। आपके पास जब राइट टू डिस्पोजल होता है तब आप क्या कहलाते हैं? उसके मालिक बन जाते हैं। कंपनी, आपको शेयर्स मिले, आपके पास डिस्पोज करने का राइट है, आप अभी जाके शेयर्स पकड़े मार्केट में बेच दें, ये हैं आपके ओपन शेयर्स। जब जिस दिन कंपनी ओपन शेयर्स दे देती है, जिस दिन शेयर्स इशू कर देती है, उस दिन हम क्या करते हैं? बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे किस तरह से? हम देखेंगे कि जिस दिन कंपनी ने, जिस डेट पर हमें फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी शेयर्स की, हमें पेपर में गिवन होती है। जिस दिन शेयर्स इशू किए जाते हैं उस डेट के ऊपर शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, हम वो लेते हैं, लेस करते हैं हमने शेयर्स की कितनी कॉस्ट पे की है। जैसे यहाँ दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर मैं कॉस्ट पे की है वो भी लेस करवा दूंगा, तो कुछ मुझे बेनिफिट हुआ होगा, कुछ मुझे फायदा हुआ होगा। ये जो मुझे बेनिफिट हासिल होगा ये कहाँ पे ऐड हो जाएगा? ये मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट हो जाएगा। तो जिस डेट के ऊपर शेयर इशू हो जाएं, अगर वो ओपन शेयर्स हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जिस दिन शेयर मिलेंगे उस दिन हम इसके मुताबिक क्या करेंगे? बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ इशू लेस कॉस्ट लेस ऑप्शन कॉस्ट। अगर कोई ऑप्शन की कॉस्ट है, बेनिफिट क्या हो जाएगा? सैलरी में ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? कंपनी ने आपको इशू शेयर किए, उसने कहा जी हम शेयर्स तो दे रहे हैं बट ये रिस्ट्रिक्टेड है, 6 माह तक आप शेयर्स नहीं बेच सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। ठीक है, कंपनी कहती है शेयर्स दे रहे हैं आपको 10, आप 1 साल तक, 6 माह तक या इस तारीख तक शेयर्स नहीं बेच सकते। अब आपके पास शेयर्स आ गए हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स कहलाएंगे। अब रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स के आगे 2 सिनेरियोज बन सकते हैं। यहां तो आप कहते हैं कि मैं इंतजार करूंगा, बड़ा फील कर मैं करूंगा, यहां कहते हैं ठीक है जाने दो। यहां तो आप इंतजार करेंगे, यहां आप कहते हैं नहीं यार क्या बेच देते हैं। अगर रिस्ट्रिक्शन खत्म होने से पहले आप बेच देते हैं, रिस्ट्रिक्शन 6 माह की थी, 6 माह तक आप शेयर्स को मार्केट में नहीं बेच सकते, बिकॉज जब ओपन शेयर है ना, आप जाके मार्केट में मार्केट टर्म्स पे शेयर बेच सकते हैं। क्या कीमत है मार्केट में? ठीक है जी बेच दिया, मार्केट में तो नहीं बेच रहे होंगे आप, ये कहाँ दोस्त को बेच रहे होंगे, उसका गेन निकालेंगे कि जितने पैसे मिल गए फिर आपको। उसने कहा यार कि 40 रुपए का है, मैं नहीं दूंगा, मैं 30 रुपए दूंगा, 30 का शेयर बेचा, जितनी कॉस्ट पे की होगी की कॉस्ट, ऑप्शन की कॉस्ट लेस करेंगे, जो बेनिफिट आएगा, जो गेन आएगा, सॉरी जो गेन आएगा वो किस में ऐड हो जाएगा? सैलरी में। जो गेन आएगा कहाँ ऐड हो जाएगा? सैलरी में। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं अपलिफ्ट हुई थी लेकिन फिर भी आपने शेयर्स बेच दी हैं, गेन कहाँ जाएगा? आप कहते हैं नहीं यार क्या करना है, 6 माह है, कर लेंगे इंतजार, वेट करते हैं, रेलेवेंट डेट आती है, रिस्ट्रिक्शन आपकी अपलिफ्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जब आपकी रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट होगी उस दिन आपके शेयर्स क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। ऐसे ही है, जिस दिन रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई उस दिन आपके शेयर्स ओपन हो गए हैं, आपके पास उन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करने का क्या आ गया है? राइट आ गया है, आप इन शेयर्स को बेच सकते हैं। उस दिन क्या लेंगे आप? ये बेनिफिट लेंगे कि उस डेट के ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी वो लेंगे, लेस करेंगे जितनी हमने कॉस्ट पे की थी, ऑप्शन की कॉस्ट, शेयर की कॉस्ट, जो बेनिफिट आएगा वो किस में ऐड कर देंगे? सैलरी में ऐड कर देंगे। तो सर ये बातें हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम की, सिर्फ ऑप्शन, डिस्पोज या एक्वायर। डिस्पोज करेंगे गेन, गेन कहाँ पे? सैलरी में। एक्वायर कर लिया, अब है शेयर इशू, ओपन शेयर्स या रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स। अगर ओपन शेयर्स हैं बेनिफिट फेयर मार्केट वैल्यू लेस टोटल कॉस्ट, जो भी बेनिफिट होगा सैलरी में ऐड। अगर रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं तो 2 सिनेरियोज होंगे, या तो बेच दी है या वेट कर लिया। अगर बेच दी है जितना गेन आया
सैलरी में ऐड। अगर वेट किया है और रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हो गई है, उस दिन का हम बेनिफिट निकालेंगे और क्या कर देंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट एम्प्लॉय शेयर स्कीम। कहाँ मुश्किल है? ट्रीटमेंट सैलरी, इस जगह सारा कुछ सैलरी में ऐड हो रहा है। अगर तुम ये काम करते हो, यहाँ पे गेन सैलरी में है, इशू होता है सैलरी में गेन, बेचते हो सैलरी में गेन, वेट करते हो तब भी सैलरी में गेन। 1 2 3 4 बातें हैं, इन चारों में से एक बात होनी है सिर्फ, चारों इकट्ठी पेपर में नहीं आती। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में एक ही बात होनी है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम मिली, बेच दी, एक ही बात हुई है, गेन कहाँ निकाल दिया, सैलरी में। एम्प्लॉय शेयर स्कीम मिली, एक्वायर कर ली, इशू हो गए, ओपन है, एक ही बात है, सैलरी में गेन। शेयर रिस्ट्रिक्टेड से वेट किया तब भी गेन, नहीं किया तब भी गेन। तो इन चारों में से बात पेपर में एक ही होनी है, वो सारी कहाँ जानी है, सैलरी में जानी है। दिस इज ऑल अबाउट एम्प्लॉय शेयर स्कीम। क्या मुश्किल है? 4.5 मिनट में सिर्फ, क्या मुश्किल है इसमें? मुश्किल लग रहा है? सवाल पे आए जरा, आपके सामने लिखा हुआ है ये, वो सवाल पढ़ना है, बताएं मुश्किल है, क्या मुश्किल है इसमें। कहता है जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये 5 रुपए का सवाल है, ठीक है। अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत 30,000 शेयर्स ऑफ दाऊद लिमिटेड वर इश्यूड टू कमर ऑन 1 अगस्त 2013 फॉर 30 रुपए ईच। सवाल पढ़ना है, ईयर एंड उसने हमें कौन सा बताया है, 2017। शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 16 को, ख़त्म कब हो रहा है, 30 जून 17 को। इन 12 महीने में अगर कोई इवेंट हुआ है, हमने क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट हमने लेना है। सिंपल सी बात है। अब उसको एम्प्लॉय शेयर स्कीम कब मिली थी, 13 में, कि रेलिवेंट है। उसको ऑफर दिए 30 रुपए का शेयर हमसे ले लो। उसने कहा ही अकॉर्डिंग टू स्कीम, इस स्कीम के तहत ही वाज नॉट अलाउड टू सेल या ट्रांसफर द शेयर्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स। शेयर्स कौन से ओपन के, रिस्ट्रिक्टेड। कहानी कहाँ शिफ्ट हो गई है, रिस्ट्रिक्टेड पे। अब 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो बेच देगा या वेट करेगा, यही है बातें। तो एक लाइन पढ़ने से कहानी शुरू की, ऑप्शन से कहाँ पे मैं ले गया हूँ, यहाँ पे ले गया हूँ। अब मेरे माइंड में 2 बातें, यहाँ तो बिक रहा है, यहाँ वेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर बिक रहा हुआ तब भी ट्रीटमेंट मार देंगे, वेट हुआ तब भी हम क्या कर देंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे। देख लेते हैं। कहता है जी, द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10 रुपीज पर शेयर। मतलब उसने ये नहीं बेचे शेयर, उसने ये शेयर नहीं बेचे। पक्का हो गया, बात क्या हो रही है, अब शेयर्स की अपलिफ्टिंग की बात हो रही है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑन डिफरेंट डेट वाज एज फॉलो। उसने हमें फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन कर दिया। अब देखो, उसको शेयर्स इशू हुए थे 1 अगस्त 2013 को, 3 साल की रिस्ट्रिक्शन है। पहला इसका ईयर पूरा हुआ होगा कब, 31 जुलाई 2014 को। यहां पे आप लोग फंसते हैं, यहां पे आप लोग फंसते हैं, ध्यान से। शेयर की जब बात हो रही है, शेयर इश्यूएंस डेट से आप काउंट करेंगे। आप यहां पे टैक्स ईयर का काउंट करके बैठ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अगस्त में मिले हैं, आप कहेंगे 30 जून 2014 को 1 साल पूरा हो गया। नहीं, शेयर इश्यूएंस पे डेट कौन सी होगी, जो शेयर से रिलेट कर रही है। शेयर कब मिला था, 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त के बाद 12 महीने कब पूरे हो रहे हैं, 31 जुलाई 2014 को इसको शेयर्स मिले हुए 1 साल पूरा हो गया। अब अगला साल कब पूरा होगा, 31 जुलाई 2015 को 2 साल पूरे हो गए। फिर 31 जुलाई 2016 को इसके 3 साल पूरे हो गए। जिस दिन 31 जुलाई 2016 होगी, उस दिन इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई, अपलिफ्ट हो गई। अब इसकी रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई है, कहानी सारी मेरी कहां पे आ गई, यहां पे। इस दिन की मार्केट वैल्यू क्या है, 50 है। तो अभी लिख लेते हैं हम, 50 इंटू 30,000 कितने बनेंगे, 15 लाख। ये आ गई है उस दिन 30,000 शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू। पूरे सवाल में कोई ऑप्शन ऐसी नहीं थी, सिर्फ कॉस्ट ही है। और कॉस्ट क्या है कि तुम्हें मैं शेयर दूंगा 30 रुपए का, ये लिखा हुआ है। 30 इंटू 30,000 कितना बनता है, कितना बेनिफिट आया, कहां पे जाएगा। दिस इज एम्प्लॉय शेयर स्कीम। क्या मुश्किल है इसमें, बहुत मुश्किल। कहां पे मुश्किल, इज इट मुश्किल, देन व्हाई इट वाज मुश्किल। इसलिए कहते हैं क्लास बंक नहीं करनी चाहिए जिंदगी। हाँ जी बताएं,
क्लियर है? सबको क्लियर है? ये है शेयर स्कीम की कहानी, ये हमेशा बेनिफिट होगा। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में हमेशा बेनिफिट होता है सैलरी के पर्सपेक्टिव पे। आप कल को उसको बेचेंगे तो लॉस आएगा, वो कैपिटल गेन की बात है, यहाँ पे लॉस आपको नहीं हो सकता। यहाँ पे लॉस हो नहीं सकता। आप तो मार्केट से कम चीज़ पे चीज़ दे रहे हैं, मार्केट से कम पे दिया तो लॉस कभी भी नहीं हो सकता। सैलरी में लॉस नहीं आएगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है? 2 लाख की ऑप्शन ली, 2 लाख की बेच दी, नो गेन नो लॉस। 2 लाख की ऑप्शन लेके डेट कभी भी नहीं बेचेंगे आप, क्योंकि भाई वेट ही कर ले तो 2 लाख इस पे लॉस नहीं होता। इस स्क्रीन पे इस तरफ जो बोर्ड पे है इस पे लॉस नहीं है कभी भी। अगर जब आपकी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई या ओपन शेयर्स में मालिक बन गए, अगर आप शेयर्स बेचेंगे ना तो उसका गेन जाएगा किसमें? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। अब आप शेयर्स के मालिक हैं, अब आप क्या कर रहे हैं? शेयर्स को बेच रहे हैं। उसको शेयर्स को डिस्पोज करें ना मालिक बन के, ओपन शेयर्स को, बिकॉज जब रिस्ट्रिक्शन खत्म होती है शेयर्स कौन से हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। तो जब आप ओपन शेयर्स को बेच रहे हैं तो मार्केट में जितनी वैल्यू मिलेगी उसमें से लेस करते हैं शेयर्स की कॉस्ट, ऑप्शन की कॉस्ट, और ये जो बेनिफिट हमने एम्प्लॉय शेयर स्कीम का ऐड किया होता है ये भी हम लेस करते हैं, हमारे पास गेन आ जाएगा, ये जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। यहाँ पे लॉस या गेन हो सकता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, सैलरी में कुछ नहीं होगा। इसकी बात जाके मैं करूँगा कैपिटल गेन में, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी आई थिंक परसों हम कैपिटल गेन कर रहे होंगे, वहाँ पे इसकी बात करेंगे। बट सैलरी का सिर्फ आपका एरिया जो रिलेटेड वो यही है एम्प्लॉय। ठीक है, नोट करने क्या कर चलूँ? हम्म, 2 मिनट जल्दी कर लें। टैक्स फ्री सैलरी अभी मैं करवाता हूँ आपको। एक है रवायती मेथड जिस पे आप कर रहे होते हैं, वो रिपीटेड मल्टीपल स्टेप्स वाला मेथड, टैक्स निकाला ऐड किया, टैक्स निकाला ऐड किया। एक ये, एक मैं आपसे वीडियो शेयर कर दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, वो इसका अल्टरनेटिव वे है इक्वेशन वाला, जो इजी लगे आप उसको कर लीजिएगा। वो करवाऊँ तो वो वीडियो देख लेना। वीडियो नहीं आनी यार, मतलब लाइट बंद हुआ हुआ है माशाल्लाह से। वो बस वीडियो शेयर कर दूंगा, वो आप उसको देख लीजिएगा। किस बनी हुई है उसका टाइम नहीं है मेरे पास कराने का, मैंने पास पेपर करवाने के भी, तो वो वीडियो देख लीजिएगा कि अल्टरनेटिव वे क्या है। जो एक रवायती वे जो किताबों पे आप ईमान लेके आइए, मैं वो वाला आपको ईमान वाला वे करा देता हूँ, लेकिन एक अच्छे वाला वे जो है वो है जो प्रैक्टिकली हम कर रहे होते हैं एक्सेल्स के ऊपर वर्किंग करके, वो मैं आपको भी वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला, यहाँ तो कोई मसला। टैक्स फ्री सैलरी का मतलब क्या है कि 100% टैक्स कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हाँ, एक बंदा है, उसकी टोटल सैलरी बन रही है 36 लाख। एग्रीमेंट हुआ है, एम्प्लॉयर ने क्या, सारा टैक्स कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा। अब खुद बताओ टैक्स किसकी लायबिलिटी है? अगर एम्प्लॉय की लायबिलिटी कोई एम्प्लॉयर पे कर दे तो क्या बेनिफिट है कि नहीं? अगर वो बेनिफिट है तो क्या इसकी सैलरी में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हमने देखना है कि वो बेनिफिट कितना ऐड होगा तो इसके पास टैक्स फ्री सैलरी आएगी। सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, किताबी मेथड के तहत हम वर्किंग बनाएंगे टैक्स फ्री सैलरी की, उसमें हम मैक्सिमम 3 स्टेप्स के तहत काम कर रहे होंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? आप टोटल सैलरी पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? टोटल सैलरी कितनी है, इसके ऊपर आप स्लैब रेट लगाएंगे। तो बताओ क्या लगता है? और एक्सीडिंग अमाउंट कितनी है? 6 लाख। इसका कितना आएगा? 165। इसको ऐड करेंगे टैक्स कितना आएगा? 570,000 टैक्स आ गया। ये आपने टोटल सैलरी पकड़ी, रेट लगाया, टैक्स निकाल के बैठ गए। लेकिन आप इसको 2 दफ़ा और करेंगे। आप सेकंड स्टेप पकड़ेंगे, आप ये टैक्स की अमाउंट पकड़ेंगे, इसको जाएंगे यहाँ पर आप ऐड कर देंगे 36 लाख में। वर्किंग में कर रहे हैं आप ये।
अब 36 लाख में 570 कितना बना ये 417 और 000। अब स्लैब लगाएं, सबर तो करो। 680 तो एक मिनट, स्लैब क्या लग रहा है, लोअर क्या आ रही है अमाउंट, बेस अमाउंट क्या आ रही है, स्लैब निकालो याद रहा, स्लैब दिखाओ। ठीक है 680 आ रही है ना। आपको स्लैब रेट पेपर में गिवन होते हैं, आपको इसलिए याद करने की जरूरत तो नहीं है। ये बेस अमाउंट कितनी हो जाएगी 4 मिलियन, एक्सीडिंग अमाउंट कितनी आएगी 170, इसका हम कितना लेंगे, कितना आएगा 55, ऐड करें कितना बनेगा 73525 ये टैक्स की अमाउंट आ गई। इस टैक्स की अमाउंट को पकड़ो, वापस इसमें ऐड कर दो स्टेप नंबर 3 के लिए। कितनी बन जाएगी ये 4335 250, इस पर स्लैब दोबारा लगा लो 4 मिलियन वाला, कितना 680, और एक्सीडिंग अमाउंट है आपके पास 3352 250, इसका लेंगे आप 32.5%, कितना आएगा 95956, कितना बन जाएगा ये 8788,956, ये आ गया। तीसरे पे जो अमाउंट आ जाएगी ना टैक्स की, अब तो आप करें 3 वर्किंग, इसके अलावा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, 4-5 करने की ज़रूरत नहीं है, 3 तक कर लें, ऑप्टिमम यही है। कितना आया 789950, ये जाके आप कहाँ ऐड कर दें, उसकी सैलरी में ऐड कर दें 789956, इसकी सैलरी कितनी बन जाएगी टोटल 4388956, इसके ऊपर स्लैब लगा लें, आप टैक्सेशन कर लें 4388956, स्लैब लगाएंगे आप इसमें 4 मिलियन का, फिक्स अमाउंट आ रही है 6,80,000, एक्सीडिंग अमाउंट आपकी 3888956, इसका लेंगे आप 32.5%, कितना बनेगा 126,411, टैक्स टोटल कितना आ जाएगा 7,80,410, जो एम्प्लॉयर ने पे किया वो लेस करेंगे, थोड़ी बहुत अमाउंट आ जाती है, वो आप क्या कर देते हैं एम्प्लॉयर पे कर देता है, इसमें थोड़ी बहुत अमाउंट निकल रही होती है, जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना थोड़ी बहुत अमाउंट आपकी आ जाती है। बट इस तरह किताबों में कराते हैं कि आप रिपीटेड स्टेप पकड़ें, टैक्स ऐड करें, टैक्स पकड़ें ऐड करें, निकाल लें। उसकी वीडियो अभी ग्रुप में आ गई, बाद में देख लेना, पड़ा शेयर कर दो। इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो आपकी क्या होती है पेएबल आ रही होती है, बट किताबों में ये लिखा हुआ है, आप यही मानते हैं। लेकिन वो जो मेथड है ना उसमें टैक्स फ्री का मतलब है टैक्स फ्री, आपको एग्जैक्ट वो अमाउंट मिलती है, आप ऐड करें लेस करें आपके टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो आ रही होती है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, 50 मिनट की वीडियो है, उस पर हर एक कि इस तरह से उसमें वर्ड लगाए हुए हैं, आप उसको न्यू रेट्स के मुताबिक करके देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। वो है प्रैक्टिकली जब हम एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, बट टैक्स फ्री सैलरी जो नाम की है ना वो उससे निकल आती है, इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट पेबल आती है, और क्या जवाब मिलता है राउंडिंग ऑफ का हैक हो जाता है, 50-60 रुपये तो पे हर बंदा पे कर देता है, 2-3 हज़ार ही पे कर देता है, उसमें से 1 रुपये का भी एरर नहीं आता। तो वो आपको वीडियो शेयर हो जाएगी ग्रुप में, आप वो देख लीजिएगा। तो कितनी उसकी इनकम है, सैलरी टेबल फर्स्ट ही लगना है आपका, ऊपर लिखा हुआ है कि सैलरी के रेट्स ही हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो है इनकम फ्रॉम सैलरी ख़त्म हो गई है। आपके पास ये हैंडआउट्स आ गए हैं, आपके पास ये हैंडआउट्स आ गए हैं, आपके पास समरी शीट्स पड़ी होंगी, ये आपके पास समरी शीट्स पड़ी होंगी, ये आपके पास समरी शीट्स पड़ी होंगी, एक दफ़ा उन्हें रीड करें
ओ भाई पढ़ ले, पढ़ ले। फिर तुमने लगे होना बैठ के यहाँ पे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। समरी शीट निकालो जल्दी से। समरी शीट आप सबके हाथ में है। सैलरी के जितने भी पॉसिबल रूल्स है ना, वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा डिस्प्ले है, सारे कहाँ लिखे हुए हैं? इन रूल, यहाँ रूल्स लिखे हुए हैं। आप आई कैप का कोई सवाल पकड़ ले, आपके सामने ये शीट पड़ी हो, आपका न्यूमेरिकल 100% हो जाता है। 45 रूल्स है ऑलमोस्ट, पेपर में 4 से 5 आते हैं। ठीक है, समरी आप रीड कर लीजिएगा, आपको हो जाएगी याद। आज आप करने बैठे आपके सामने होती है। मैं जा रहा हूँ सवालों के ऊपर, मैं सवाल करवाता हूँ आपको, उसके बाद देखना आपको सैलरी फिंगर टिप्स पे होती है कि नहीं होती। परसों जो आपका है था कॉन्फिडेंस और अब कोई फर्क फील हो रहा है क्या? क्या पहले से फर्क है? सर के पास डिजिटल है। करें। ऑटम 2009 से लेके ऑटम 2022 तक इनकम टैक्स के 4 हेड्स में से जो न्यूमेरिकल आए हैं वो टोटल 17 हैं। ऑटम 2009 से लेके ऑटम 2022 तक 27 अटेम्प्ट्स बनती हैं। इन 27 अटेम्प्ट में 17 अटेम्प्ट में उस 4 हेड्स ऑफ इनकम का कंबाइंड न्यूमेरिकल पूछा है, जिसमें से रिसेंट 3 अटेम्प्ट्स ऑटम 22, स्प्रिंग 22, ऑटम 19, इसमें तो अब वो फ्रीक्वेंट हो गया, हर अटेम्प्ट में पूछ रहा है। आप इन 17 अटेम्प्ट का, इन 17 न्यूमेरिकल का एनालिसिस करेंगे ना, तो सैलरी का पोर्शन हर न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा पोर्शन है। आप लोग कल बात कर रहे थे परसों डे 1 पर कि जब तमाम हेड्स ऑफ इनकम मिक्स होते हैं हम नहीं होते। अगर 20 नंबर का सवाल है या 15 मार्क्स का सवाल है, उस 15 मार्क्स में से जो सैलरी का पोर्शन है वो 9 नंबर का होता है। सैलरी का पोर्शन 9 नंबर का है। एक आधे नंबर की कोई और एडजस्टमेंट होती है, टैक्स की होती है, सवाल पूरा हो गया होता है। सारे मैं ये करवाता हूँ, उसके बाद देखते हैं आपको सैलरी कैसे आती है और कैसे नहीं आती, और पेपर आपका फेल होता है कि नहीं होता। ठीक है, ये से याद होगी एम्प्लॉय शेयर स्कीम, वो जो कैसे बड़ी मुश्किल है, अब उनको लग रही है मुश्किल। चलें जी, आपके पास अब सिर्फ होना चाहिए कैलकुलेटर, पेन, आपके पास सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैंड आउट फिजिकली, कोशिश करें उनके ऊपर लिखते जाएं आप लोग। एज कम्पेयर टू आप रजिस्टर्स के ऊपर जाएं, आप इनको ही हाईलाइट करते जाएं, इनके ऊपर ही आप काम करते जाएं। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की डायरेक्ट एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा और 5 से 6 न्यूमेरिकल्स में प्रॉपर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि 17 न्यूमेरिकल्स सारे प्रॉपर्ली सॉल्व करना वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी। कर तो मैं दूंगा बट टाइम ले जाएंगे, तो मैं एडजस्टमेंट्स डिस्कस करता रहूँगा, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। और कुछ जो अच्छे न्यूमेरिकल हैं, जैसे तकी अहमद वाला हो गया, रिसेंट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल हो गया, ये मैं क्या करूँगा प्रॉपर्ली सॉल्व कर दूंगा, ताकि फॉर्मेट भी हो जाए और हर न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट जो है वो भी डिस्कस आउट हो जाए। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, आपके पास समरी शीट होगी, ये होंगे, देखें आपसे होते हैं कि नहीं होते। पहला न्यूमेरिकल है, कहता है जी मिस्टर जुल्फकार, अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ मिर्जा पेट्रोलियम लिमिटेड रिटायर्ड ऑन 31 मार्च। अच्छा, न्यूमेरिकल्स करने के लिए एक चीज़ आपने अपने पर वाजिब कर लेनी है, ऑलवेज रीड रिक्वायरमेंट फर्स्ट। आपके ऊपर ये फ़र्ज होना चाहिए, टैक्स के पेपर हो, अकाउंटिंग का पेपर हो, इवन आई कैप का कोई भी किसी किस्म का पेपर हो, आपने हमेशा सबसे पहले क्या पढ़नी है? रिक्वायरमेंट पढ़नी है, और 3 दफ़ा पढ़नी है कि वो रिक्वायरमेंट हमसे क्या पूछ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है? सवाल शुरू करना है। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जुल्फकार। जुल्फकार की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी जो है वो हमने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। अब सवाल पढ़ना है, और सवाल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपने हाईलाइट करनी है। एज ऑफ नॉट नाउ, इवन आई कैप एग्जाम में पेपर कैसे पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस सवाल में जवाब है, सारा सवालों में ही जवाब होते हैं अगर आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लगा लें। जितने रूल्स पढ़े हैं वो रूल्स थे, वो यहाँ पे अप्लाई होने हैं। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बस वैल्यू पकड़ के लिखनी है, जवाब आपके आ जाने हैं। कोई आपने नई चीज़ इन्वेंट नहीं करनी। तो सवाल पढ़ना सीखना है, कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उन्हें आपने क्या करना है? हाईलाइट करते जाना है। कहते हैं मिस्टर जुल्फकार, a senior executive of Mirza Petroleum Limited retired on 31st March after completion of 19 years of services। निशान उन्हें उसे कह दो यार, वो कितने बच्चों को नहीं मिले अब तक? कितने बच्चे हैं?
2 बच्चे रह गए जिन्हें नहीं मिले, 3। 5 पेपर किसके पास नहीं पहुंचे? ये 4 बता दो भाई, सोच सोच के 4 बच्चे हैं ना, उसे कोई 4 का प्रिंट दे दे, या भाग के क्या हो मैं रुक जाता हूँ 1 मिनट के लिए। और लाइट सारी ऑन है, लाइट सारी ऑन है, मुझे कम लग रही है। चल जल्दी से आओ। उसे क्या ये 4 है कि 5 है? 5 लेते आना यार, एक और भी है। वापस करने। बचपन में ना तिलावत लगती थी मेरे घर में, अभी भी लगती है तिलावत, रोज लगा के बैठे होते हैं। आता ना बनी इसराइल का वाकया, तो मैं बचपन में बड़ा कंफ्यूज था कि यह अजीब सी कौम थी, कह रहे कि हमें नहीं चाहिए, हमें प्याज चाहिए, हमें ककड़ी चाहिए। आप फूड आ रहा है, आप इनकार कर रहे हैं कि आपको एक बहुत प्रीमियम चीज मिल रही है, आप क्या कहते हैं हमें प्याज चाहिए। और आई थे ना, इसने वही काम किया, इसने वही काम किया। कहता ये हमें नोट्स क्यों दे रहे हैं, आप हमें सॉफ्ट में शेयर करते हैं, हम खुद प्रिंट करा लेते। नहीं दिहाड़ी लगी, कल जुम्मा था। क्या उठाया? शूज चेंज की वजह से आज, कल तो चप्पल में आया हुआ था, आया कल चप्पल में था ना क्लास से पहले। तो मुझे अब समझ आती है ये कि वो इंसान को जब एक अच्छी चीज़ मिल रही होती है ना, जब उसको आउट ऑफ प्योर बेनिफिट मिल रही होती है, उसको वैल्यू नहीं करता कभी भी। महंगी चीज़ सॉरी पैसे दे के घटिया चीज़ लेके सेटिस्फेक्शन मिलती है इंसान को, ये इंसान की नेचर है। प्रीमियम फ्री भी होगा ना, इनको वो प्रीमियम चीज़ लगती ही नहीं है, और घटिया चीज़ पैसे दे के आएंगे फिर भी इनको बड़ी पसंद आएगी। अब मुझे समझ आती है कि यार वो क्या था, अब वाकई समझ आती है। आपको भी समझ आएगी कुछ दिनों के बाद। यार फ्री में जन्नत का खाना आ रहा है, कहते प्याज चाहिए यार, मतलब तुम कुछ और मांग लो, प्याज थे, आलू मांग लेते यार, फ्राइज बना लेते। वो कहता नोट्स क्यों दिए हैं मुझे आपने, सॉफ्ट में देते मैं प्रिंट खुद ही करवा लेता। अजीब आदमी है यार तू, ऐसे नाराज भी होती है। वो लुक दे रहा है कि मैं शर्म आ रहा हूँ यार, मैंने क्या किसके साथ। कल से नहीं आएगा ये तो भाई किस भी आ जाते हैं। अच्छा जी, जुल्फकार साहब है, मिर्जा पेट्रोलियम लिमिटेड के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, 31 मार्च को रिटायर हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च को रिटायर हो गया है। इसका मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने की गेम है सारी। आप अगर इसको मिस कर देंगे, अगर आप 12 पे ले गए ना, सितंबर की कमेटी आई कैप में डेट हमेशा एग्जामिनर ऐसे ऊपर बताएगा। एग्जामिनर भी इंतहा किस्म का वो आदमी है कि किसी सवाल के स्टार्टिंग में कहेगा जी रिटायरमेंट हो गई है, एक सवाल पूरा डिस्कस करेगा, सारा बच्चे का मूड बनाएगा, एंड पे कह देगा यार वो रिटायर हो गया हुआ था 6 माह पहले। और बच्चे क्या होते हैं, सवाल नहीं पढ़ते, वो कहते हैं सवाल फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, रीड करते हैं, लिखते जाएंगे, जब एंड पे पहुंचते हैं तो हैंड हो गया होता है, फिर वो कैमरे में हाथ हिला रहे होते हैं। इसलिए सवाल पूरा पहले पढ़ना है कि कितने मंथ्स हैं। सवाल 3 दफ़ा पढ़ने की हैबिट अब डालें आप। अभी आपके पास अराउंड 20-25 दिन है। न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन 3 दफ़ा पढ़ने हैं आपने सॉल्व करने से पहले। आई कैप में 1 दफ़ा भी नहीं पढ़ना, वहाँ पे भी आप 2 दफ़ा तो एटलीस्ट सवाल पढ़ना है। 1 दफ़ा तसल्ली के साथ, 1 दफ़ा आपने फिर देखना कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वो आप फर्स्ट टाइम हाईलाइट करके होंगे। 3 सवाल बड़े होने हैं न्यूमेरिकल्स, 2 इनकम टैक्स के, 1 सेल्स टैक्स का। ये 3 सवाल 3 दफ़ा आई कैप में पढ़ना इज़ कंपलसरी। फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे चीज़ें आपको कुछ समझ नहीं आएंगी, कुछ चीज़ें आप मिस कर देंगे। सेकंड टाइम पढ़ेंगे चीज़ें क्लिक होना शुरू हो जाएंगी। थर्ड टाइम पढ़ेंगे आपका 60% सवाल जो है सॉल्व हो गया होगा। 3 दफ़ा पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 न्यूमेरिकल्स, 1 सेल्स टैक्स का, 2 इनकम टैक्स के। अब यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेंगे कब रिटायर हुआ। ये 31 मार्च को रिटायर हो रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 19 ईयर ऑफ सर्विसेज। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ जुल्फकार इनकम्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून आर गिवन बिलो। उसकी जो इनकम है उसकी डिटेल्स ये हैं। उसकी बेसिक सैलरी 2,80,000 है, मेडिकल अलाउंस 45,000 है। मेडिकल अलाउंस पेपर में अगर कभी भी आएगा आपने इसको क्या कर लेना है, स्टार कर लेना है।
फौरी तौर पर मेडिकल अलाउंस को आपने स्टार कर देना है, हाईलाइट कर देना है। क्यों? आपने पेपर में तलाश करनी है मेडिकल फैसिलिटी को। अगर मेडिकल फैसिलिटी आपको साथ गिवन हुई, वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो अलाउंस जो है वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगा और फैसिलिटी क्या रहेगी आपकी, एग्जाम्प्ट होगी। तो इसलिए मेडिकल अलाउंस पढ़ते साथ उसको स्टार करके आपने क्या चीज़ ढूंढनी है, मेडिकल फैसिलिटी को ढूंढना है। हम स्टार कर लेंगे, आगे चलते हैं। यूटिलिटीज अलाउंस है, पता है टैक्सेबल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस टैक्सेबल है। तो अच्छा ये पर मंथ है, ये उसकी क्या है, पर मंथ सैलरी है, ओके। उसके बाद है मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, 1,20,000 है पर मंथ अकोमोडेशन की मार्केट वैल्यू। अब एनुअल है कि पर मंथ है, हमें नहीं गिवन, तो हम यहाँ पे अजम्पशन ले सकते हैं कि एनुअल है, हम एज्यूम कर सकते हैं पर मंथ भी है, ये हमारे ऊपर है। आपके ऊपर अजम्पशन है, आप लेके कर ले, बट मैं यहाँ पे एज्यूम करूँगा ये एनुअल है। मैं कहानी आसान करना चाहता हूँ अभी। कहता है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जुल्फकार अप टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर है, बट अमाउंट स्पेसिफिक कर दी है कि 2 लाख तक का टैक्स तुम्हारा होगा ना, वो मैं पे करूंगा, उससे ओवर एंड अबव जितना होगा वो कौन पे करेगा, वो तुम पे कर रहे होगे। तो यहाँ पे हमें अब टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट मेरे सामने क्या आ गई हो, ये फिक्स आ गई है, सर्टेन आ गई है, उसने इतना पे करना है, इतना बेनिफिट क्या होना है, मेरी सैलरी में ऐड हो जाना है। उसके बाद ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिसीव ग्रेचुटी ऑफ रुपीज 26 लाख फ्रॉम अनअप्रूव्ड फंड मेंटेन्ड बाय एमपीएल, ओके। ही इज रिसीविंग पेंशन अमाउंट टू रुपीज 50,000 पर मंथ फ्रॉम डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, ये उसको पेंशन मिलेगी। अब इसको सॉल्व करना है, तो हमारी जो बेसिक सैलरी है वो क्या हो जाएगी, टोटल टैक्सेबल हो जाएगी। तो 2,80,000 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगी, उसकी सैलरी आ रही है कितनी ऐड होती है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस, अब देखिए मेडिकल फैसिलिटी है नहीं है ना, तो मेडिकल अलाउंस का हम क्या लेंगे, नॉर्मल ट्रीटमेंट लेंगे। कितना मेडिकल अलाउंस था, 45,000। 45,000 इंटू 9 करेंगे, उसमें से लेस करवा देंगे हम 10% ऑफ बेसिक सैलरी, वो हम लेस करवा देंगे। उसके बाद यूटिलिटीज अलाउंस है, वो क्या होगा, टोटल टैक्सेबल 45,000 इंटू 9 करेंगे, ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस क्या हो जाएगा, 25,000 इंटू 9 हो जाएगा, ये भी सैलरी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद रेंट, ये अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन में क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू, जो उसने हमें क्या गिवन की है, 1,20,000 गिवन की है, और हम कंपेयर करेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी, जो हायर होगा वो इनकम में ऐड कर देंगे। उसके अलावा ये टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर है, बेनिफिट है, फिक्स अमाउंट है, तो ये 2 लाख भी क्या करेंगे, हम उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। उसके अलावा ग्रेचुटी मिली है कितनी, 26,60,000 की, तो 2660,000 रूल है 75,000 या 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या होगा यहाँ पे, 75,000 ही होगा, वो हम यहाँ से लेस कर देंगे, बाकी हम 25 वो ऐड कर देंगे। उसके बाद पेंशन मिली है, पेंशन क्या हो जाएगी, इसकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? रूल्स कौन कौन से पूछे हैं उसने, मेडिकल अलाउंस, हाउ अकोमोडेशन, ग्रेचुटी, 3 बड़े रूल्स हैं जो उसने पूछे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ज़मीर अंसारी, आपके पास नोट्स से पढ़ते जाइएगा साथ साथ। ये मैं प्रॉपर सवाल सॉल्व करवाता हूँ, ये आपने कैलकुलेटर पकड़ लेने हैं। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, आपने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, एंड टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, एंड टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है ज़मीर अंसारी का फॉर टैक्स ईयर 2023 के लिए। ठीक है, कहते हैं जी मिस्टर ज़मीर अंसारी इज़ वर्किंग एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन विम्पी प्राइवेट लिमिटेड। या कंपनी की कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों, वो 3 बेनिफिट्स, एम्प्लॉय फ्री में खाना, फ्री में इलाज और फ्री में पढ़ाई, उन 3 बेनिफिट्स की वजह से हमारे एम्प्लॉयर की टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर लिखा होता है किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और फ्री में उसको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसका बेनिफिट हम नहीं लेंगे। तो इसलिए ऊपर एम्प्लॉयर पढ़ते हुए उसे कनेक्ट करना है आपने, कहाँ पे काम कर रहा है, विम्पी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा जी, इसकी मंथली कैश पर मंथ रेम्यूनरेशन क्या है, ये गिवन उसने हमें की है। बेसिक सैलरी पर मंथ है, मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस पढ़ना है, साथ ही क्या कर लेना है, स्टार कर लेना है। यूटिलिटीज अलाउंस 10,000 पर मंथ है। इन एडिशन टू द अबव, इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग बेनिफिट्स इन अकॉर्डेंस विद हिज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये इसको एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में तमाम बेनिफिट मिल रहे हैं। पहला है मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्जरी लिमिटेड टू रुपीज़ 15 लाख पर एनम, मेडिकल फैसिलिटी है ये तो ये अलाउंस था, ये फैसिलिटी है, कनेक्ट कर दी। अब मुझे पता है कि ये मेरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी और ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। पेपर में पढ़ते हुए, लिखते हुए आप पेपर में मार्क कर लो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। रीड कर रहे हो, कनेक्ट किया, ऊपर वहाँ पे जो रूल बनता है वो लिख लें, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? शहबाज,
वो उसके ड्रोन बड़ा निशान था, उसने चाय में भेजा तो मुझे पानी में डाल के ग्रीन टी में डाल के भिजवा देना। हाँ वो मुझे पानी, हाँ दे दें जल्दी से। वो पीछे वाले 4, एक इसको देना है, एक उसको भी दे दे यार। क्या दे दे यार, तेरे पास भी नहीं है निशान तो मम्मा। एक छोटे पे कब्जे दो, इसको दे दो, दोनों पकड़ा यार। ग्रीन टी में मुझे शानदार पानी का गिलास भिजवा दें, ये ले जाओ जल्दी से। अच्छा ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है पेमेंट ऑफ हिज चिल्ड्रन स्कूल फी ₹15,000 पर मंथ, द फी इज डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द स्कूल बैंक अकाउंट। बेनिफिट है ना ये, सैलरी में क्या होगा सारा ऐड हो जाएगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑन 1000 स्क्वायर यार्ड, द अकोमोडेशन इज लोकेटेड विद इन द म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफ कराची। म्यूनसिपल लिमिट्स कराची में ये सिचुएटेड है। बेनिफिट क्या होगा, 45% ऑफ बेसिक सैलरी। क्या रेंट की अमाउंट गिवन है तो हम क्या ले लेंगे, जस्ट 45% ऑफ बेसिक सैलरी में ऐड कर देंगे। उसके बाद 2 कंपनी मेंटेन्ड कार, वन ऑफ द कार वॉज परचेज बाय WTPL फॉर ₹3 मिलियन एंड इज एक्सक्लूसिवली फॉर हिज बिजनेस यूज। 2 गाड़ियां दी हैं, एक लिया 3 मिलियन की, वो जस्ट दी है बिजनेस यूज के लिए। ये क्या है, नो ट्रीटमेंट, क्योंकि ये किसके लिए दी जा रही है, बिजनेस यूज के लिए। दूसरी गाड़ी दी है आपको, उसने वो लीज पे ली थी। जब भी लीज का नाम आएगा फेयर मार्केट वैल्यू, परचेज होती तो कॉस्ट, लीज होगी फेयर मार्केट वैल्यू। कहाँ गया, 1 फरवरी 2017 को, एंड इज़ यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पर्सनल पर्पज। इसने ये बात कह दी है, मैं पेपर पे लिख लूँगा सवाल पढ़ते हुए कि भाई इसके ऊपर 5% का रूल अप्लाई करना है मैंने। लीव एंड कैशमेंट कितनी दी है उसको, 1 लाख की दी है, टैक्सेबल है, बट दैट इज रिसीव्ड ऑन 5 जुलाई 2023। ईयर एंड हमारा क्या है, 30 जून। रिसीव कब हो रही है, जुलाई, ईयर एंड के बाद, तो क्या यहाँ पे आएगी, नहीं। फिर है उसके पास एम्प्लॉय शेयर स्कीम, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। एक अच्छा सवाल है ये, इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली, इसको देखें आप, फिर बाकी हम देखते हैं। ये मुझे ना एक बंदा दे दे सामने हैंड आउट के लिए, तू दे दे, तू तो फजल आदमी है। आपके पास नोट्स हैं, लिखते जाएं ज़रा। ज़मीर अंसारी, प्रॉपर फॉर्मेट में अगर आप लिखेंगे तो नाम आ जाएगा उसका क्या, मिस्टर ज़मीर अंसारी। यार ज़रा बातें कम करें, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फोकस नहीं रहता मेरा फिर। रेजिडेंट है ये भाईजान, इंडिविजुअल है, टैक्स ईयर कौन सा है, 2023 है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है। हम यहाँ पे चलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम हेडिंग देंगे, और हमारे वही 2 कॉलम जो हैं वो हम क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, ठीक है। और हेड कौन सा है ये हमारा, इनकम फ्रॉम तनख्वाह, चलिए तनख्वाह ही होती है मम्मा। अब सवाल पढ़ते रहेंगे, एक दफ़ा पढ़ लिया हुआ है, अब मुझे पता है कि रूल्स क्या क्या है। अब मेरे लिए सवाल बड़ा आसान है। बेसिक सैलरी पर मंथ है 2 लाख है, मेडिकल अलाउंस मुझे लग गया पता, टैक्सेबल कितना है, टोटली है। यूटिलिटी अलाउंस क्या है, टोटली टैक्सेबल है, तो हम लिख लेंगे बेसिक सैलरी कितनी है जी, 2 लाख पर मंथ। आपने ये वर्किंग शो करनी होती है, मैंने आपको कल ही बताया था, 2 लाख इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, 24 लाख, ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लेंगे, मेडिकल अलाउंस। अब चूँकि सवाल पड़ा हुआ है ना, तो मुझे पता था कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। मैंने सवाल में देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये टैक्सेबल कितना है, टोटली है, तो हम क्या ले लेंगे, 30,000 इंटू 12 कर लेंगे, कितना बनेगा, 3,60,000 यहाँ पे हम लिख लेंगे।
फिर हम क्या ले लेंगे आगे, यूटिलिटीज़ अलाउंस, वो हमारा कितना है 10,000 पर मंथ है, और हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं, सवाल लिखने में मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन छोड़ रहा हूँ। दिस इज़ कंपल्सरी फॉर यू इन एवरी न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर। पैसे दिए, कितने दिए पर पेपर फी, क्या करना है पेज बचा के, जहेज बताना है, शादी करनी है उससे। न्यूमेरिकल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एडजस्टमेंट्स लाइन छोड़ के लिखें। क्यों, गलती हो गई है, आइडेंटिफाई हुई है, आप इसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे, आपके पास इस गलती को यहाँ पे भी एडजस्ट करने का मार्जिन है, आपके पास इस गलती को यहाँ भी एडजस्ट करने का मार्जिन है। और इतना ये अच्छा प्रेजेंट हो रहा होता है कि अगर गलती हो जाए आप पूरा सवाल नहीं काटेंगे, आपके पास रूम अवेलेबल है, आप इसे करके ऊपर एडजस्ट कर दें, नीचे एडजस्ट कर दें, आपकी प्रेजेंटेशन कभी भी खराब नहीं होगी। किसी भी न्यूमेरिकल पेपर में कभी भी आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो खराब नहीं हो रही होगी। लाइन छोड़ कर लिखना आपने, गलतियां हो जाती हैं, क्या करते हैं पूरा सवाल काट रहे होते हैं, टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता सही करूंगा ऊपर लिखूंगा वो खराब हो जाएगा, रीडेबल नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर लाइन पहले छोड़ दी कोई नुकसान नहीं होगा आपको। तो गलती हुई क्रॉस करके यहाँ तो उसको ऊपर एडजस्ट कर ले, यहाँ क्या कर लें आप उसको नीचे एडजस्ट कर लें, आपके पास मार्जिन होगा। तो ये चीज़ आपने अडॉप्ट करी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हमेशा लाइन छोड़ छोड़ के आपने क्या करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है। इज दैट क्लियर? उसके बाद उसको मिला मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि ये मेडिकल फैसिलिटी में थी तो ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम ये क्या ले लेंगे, किधर गया मेडिकल इंश्योरेंस, ये हमारी क्या हो जाएगी एग्जाम्प्ट। अच्छा, जो एग्जाम्प्ट आइटम्स हैं वो हमने शो करनी होती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगला बेनिफिट कौन सा उसने हमें प्रोवाइड किया है, उसने हमें बेनिफिट दिया है बच्चों की फीस 15,000 पर मंथ है और डायरेक्टली स्कूल बैंक में दी जा रही है। तो बेनिफिट है ना, ये फ़ी कितनी है जी 15,000 इंटू 12 करेंगे 1,80,000 आ जाएगी, 180,000, ये भी हम क्या कर देंगे इनकम में ऐड कर देंगे। उसके अलावा अकोमोडेशन, क्या हमें फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है? अब नहीं गिवन तो हम क्या लेंगे, ये आपका टैक्स पास हो गया, इसका मतलब मैं जाऊं? ओके यार मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। 45% ऑफ बेसिक सैलरी कितना आएगा, ₹10,00,000। उसके बाद क्या उसने दिया, व्हीकल। अब व्हीकल पढ़ते समझ लग गई थी कि एक का ट्रीटमेंट नहीं है, दूसरे का ट्रीटमेंट है, और वो कितना है। अब दोबारा मुझे पूरा रूल नहीं पढ़ना पड़ेगा, हाईलाइट किया हुआ था, सीधा गया हूँ, वो एडजस्टमेंट देखी है, समझ मुझे है थी, क्या करूँगा मैं व्हीकल पकड़ूंगा और उसका ले लूँगा। 1.8 मिलियन की व्हीकल थी, इसका मैं ले लूँगा 5%। और यहाँ पे व्हीकल में मैक्सिमम कंफ्यूज क्या करेगा, अगर वो कहता ये ड्यूरिंग द ईयर दी गई है तो मैं इसको टाइम प्रपोर्शनेट भी कर रहा होता नंबर ऑफ मंथ्स के साथ, क्योंकि ये साल का स्टार्ट में अवेलेबल थी, इसलिए मुझे इसको टाइम प्रपोर्शनेट करने की कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा 90,000, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब अगला बेनिफिट कौन सा उसने हमें प्रोवाइड किया है, लीव एनकैशमेंट, बट दैट इज पेड ऑन 5 जुलाई। आपका इवेंट क्या है 30 जून 2023, कब मिल रही है, अगले साल की 5 को। तो सैलरी किस पे टैक्स होती है, रिसीट बेसिस पे होती है, ये आनी चाहिए लीव एनकैशमेंट। रीजन क्या है इसकी ना टैक्स करने की, बिकॉज अगले साल रिसीव हो रही है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे इसको ट्रीट नहीं कर रहे होंगे, ऐड नहीं करेंगे। ये नोट्स अगर उसने रिक्वायर किया तो लिखेंगे आप, अगर वो कहता है एक्सप्लेनेशन दें फिर लिखनी होती है एक्सप्लेनेशन। आगे आगे का रह गया आखिरी एम्प्लॉय शेयर स्कीम, बोर्ड पे लिखी हुई है, ये बड़ी मुश्किल थी, अब ज़रा दिखाना मुश्किल है कि नहीं। मिस्टर ज़मीर हैड रिसीव्ड 15,000 शेयर्स ऑफ WPL ऑन December 1, 2020। WPL के उसने 15,000 शेयर लिए हैं। अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम ही हैड द ऑप्शन टू ट्रांसफ़र द शेयर्स ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022। ये लाइन पढ़ के समझ आ गया शेयर्स कौन से हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं, फ़ौरन लिख लिया। रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं, बात सिर्फ अब इसकी होगी या इसकी होगी और किसी की नहीं होगी। However, he sold all the shares on 1 April 2022
2022 आना था, ये 10 को सही कर लीजिएगा, ये 2022 आना था यहाँ पे, और हाँ 23 सॉरी 2023 आना था, ये अप्रैल 2023 आना था, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स वर एज फॉलो, 35 थी जब शेयर मिले थे, रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई तब ये था, जब शेयर डिस्पोज हुए तब ये था। इसका मतलब ये शेयर्स तो बिक गए हैं, इसकी रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हो रही थी 2022 में, यकम जनवरी 2022 किस टैक्स ईयर में फॉल कर रहा था, 2022 में, तो इसका ट्रीटमेंट तो वहाँ पे होना था सैलरी में, यहाँ तो कोई ट्रीटमेंट नहीं इसका। तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम का इस सवाल में सैलरी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसने शेयर्स बेचे हैं, वो शेयर्स कहाँ जाएंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जा रहे होंगे, तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम में कोई ट्रीटमेंट नहीं आ रहा। डेट कौन सी है देखो, यकम जनवरी 2022 है, आपका टैक्स ईयर कौन सा है, 2023 है। कब शुरू हुआ होगा, यकम जुलाई 2022 को, ख़त्म कब हो रहा है, 30 जून 2023 को। क्या इस 12 महीने के अरसे के दौरान काम हो रहा है, नहीं ना, इससे पहले हुआ है, तो लास्ट ईयर एम्प्लॉय शेयर स्कीम का ट्रीटमेंट हो गया हुआ है। इस साल सिर्फ क्या हो रहे हैं, शेयर डिस्पोज हो रहे हैं, डिस्पोज कहाँ जाएंगे, कैपिटल गेन में। अब इसलिए अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसको सैलरी के पर्सपेक्टिव पे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। एम्प्लॉय शेयर स्कीम का कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा। और लास्ट लाइन क्या है कि उसका टैक्स कितना कटा है, 6,50,000, ये टैक्स डिडक्ट किया गया सैलरी से, विद बोर्न बाय एम्प्लॉयर नहीं है। इसको जमा कर लें, इसकी टोटल इनकम कितनी आ रही है, आपके सामने से लिखा, जल्दी से कीजिएगा, 24,360 सामने लिखा, जल्दी से पैसा हम कितना बनता है, फोर थ्री 4,0,0,0,0, दिस इज टैक्सेबल इनकम। अब हम करेंगे इसकी रेट लगाने कौन से हमने, सैलरीड वाले, बिकॉज उसके पास सिर्फ सैलरी है यहाँ पे, तो आ जाएगा टैक्सेशन में 4,2,3,0,0,000। स्लैब कौन सा लगना है, 4 मिलियन वाला स्लैब कौन सा, ये कोई होती ना खातून तो मैंने कब पकड़ना था भाई। हेड कौन सा पढ़ रहे हैं, हेड कौन सा पढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी आई है, बिजनेस आया है, कैपिटल गेन आया है, अदर सोर्स आई है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या यहाँ देख रहे हैं कि सैलरी है कि नहीं। अब तो जिंदगी में नहीं भूलना ये। और भाई हेड होता तो काउंट करता ना, उसके पास सिर्फ है ही क्या, सैलरी, तो कौन से रेट लगने हैं, सैलरी के रेट लग रहे होने हैं, बताएं कौन से लगने हैं। और रेट 10 मामा, सैलरी कितने रेट, जल्दी बताएं, स्लैब कौन सा लग रहा है, 40 लाख वाला, और अमाउंट बताएं, बेस अमाउंट, बेस अमाउंट कितनी है, 36 लाख। बेस एक्सीडिंग अमाउंट किससे आ रही है, इसका कितना देना है हमने, कितना आएगा, 1575। इसका ये आगे टैक्स कितना बन रहा है, 562, ये आ गया, ये इसका टैक्स लायबिलिटी बन रही है। इसका टैक्स कितना डिडक्ट किया गया सैलरी से, हम लेस कर देंगे, लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कितना है 650 का 630, 650। इसका आ जाएगा टैक्स रिफंडेबल कितना, 8,
ये क्या करेगा कि टैक्स रिफंड मेरा कर दे। ठीक है, तो ये सवाल था, इससे हमने सॉल्व करना था। क्लियर है सवाल? सवाल क्लियर है ये? हाँ भाई, क्या? वो भी जा गए, मुझे खुद नहीं पता, वो वाला बंदा। ये सवाल क्लियर है? दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, ये सवाल अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये 10 मिनट का ब्रेक कर लें। मैं ज़िंदगी में इस चीज़ पे कायल हूँ, वैसे तो खातिन कब करती हैं जब मुझसे एक फोत हुई हो। घर जा, खातिन है। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा सवाल है ये भी, इसको देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। आप अपने इनके ऊपर नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपको चीज़ें जो हैं याद रहें। अब रूल्स वही हैं जो हमने डिस्कस आउट की हैं, सारी बातें भी वही हैं। देखते हैं हमने उन रूल्स को पढ़ना कैसे है। रूल्स यही हैं, सब कुछ करवाए हैं। द थिंग इज डैट रीडिंग पे हमने उन रूल्स को अप्लाई करना सीखना है, कैसे और कैसे नहीं है। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द टैक्सेबल इन टैक्स लायबिलिटी, ये मिक्स लिखा गया, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेएबल या रिफंडेबल इफ एनी बाय मतीन फॉर द टैक्स ईयर 2002। ठीक है, Mateen was employed with Melody Limited as an event organizer. On 30th June 2022, he resigned from his employment without completion of notice period. Notice period complete नहीं किया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है निकलो। On 1st July 2022, he joined an other company Rockstar Limited as a senior event organizer. Tax year कौन सा है? शुरू कब से होगा? जुलाई 22 से एंड होगा 30 जून 23 से। ये टैक्स ईयर आपके माइंड में होना चाहिए कि इस 12 महीने के पीरियड में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो हमने क्या करनी है, टेकअप करनी है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिलेटिंग टू हिज असेसमेंट फॉर टैक्स ईयर 2023। ऑन 1 जुलाई 2022 RSL जो उसका नया एम्प्लॉयर है उसने 2,80,000 पे किया था ML को जो उसका प्रीवियस एम्प्लॉयर था एज अ कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व नोटिस पीरियड बाय मतीन, कि उसने नोटिस नहीं दिया, उसको डैमेजेस पे करने थे, उसके नए एम्प्लॉयर ने क्या कर दी है, पे कल बात की थी, आज जो हम मैनेज कर लें खुद ही हम पे कर देंगे। तो बेनिफिट है ये बेनिफिट क्या होना चाहिए, इसकी सैलरी में ऐड होना चाहिए। तो मैं इसको साथ साथ सॉल्व करा लूँ सवाल को, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे 2 कॉलम बना लेंगे। पहले आ जाएगा ये जो अनसर्व नोटिस है, ये बेनिफिट है, तो ये क्या हो जाएगा 2,80,000 इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, हम उसकी सैलरी में पार्टिसिपेट कर देंगे। और 15 जुलाई 2022 मतीन ने रिसीव्ड अ ग्रेचुटी ऑफ रुपीज़ 3,50,000 फ्रॉम एन अनरिकॉग्नाइज्ड फंड मेंटेन्ड बाय ML। ही ऑल्सो रिसीव 1.5 लाख एज लीव एनकैशमेंट। तो लीव एनकैशमेंट क्या हो जाएगी, टोटली टैक्सेबल हो जाएगी, 1.5 लाख रुपये इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। और क्या मिलेगा इसको, ग्रेचुटी मिली है, अनअप्रूव्ड है ना, तो हम क्या लेंगे उसका ट्रीटमेंट लेंगे। कितनी मिली ग्रेचुटी, 3.5 लाख। रूल अप्लाई करेंगे तो 75 ही लेस होता है। $275 जो है हम क्या कर देंगे इनकम में ऐड कर देंगे। तो पॉइंट ए भी डन, पॉइंट बी भी डन। ठीक है, फिर पॉइंट सी, करंट एम्प्लॉयर की बात हो रही है। कह रहा जी इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट विद RSL मतीन वाज प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023। बेसिक सैलरी पर मंथ है कितनी, 2,45,000 और अलाउंस कितना है 21,000 पर मंथ है। तो हम ले लेंगे बेसिक सैलरी पर मंथ कितनी है, 12 महीने की आएगी, तो हम ये भी ले लेंगे। कितनी आएगी, ये इसकी क्या आ गई, सैलरी आ गई। उसके बाद कहता है यूटिलिटी अलाउंस है 21,000 पर मंथ।
21,000 इंटू 12 कितना होगा, ये भी आ गया। उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू 15% ऑफ बेसिक सैलरी, कि उसकी जो भी बेसिक सैलरी है उसका 15% तक की रीइंबर्समेंट जो है वो आपकी एम्प्लॉयमेंटशिप का पार्ट है। मतलब अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कितना कर रहा है फैसिलिटेट, बेसिक सैलरी का 15% तक। 2940000 का जरा 15% ले क्या बनता है, 441, मतलब 441,000 के जो एक्सपेंसेस होंगे, यहाँ तक की फैसिलिटी जो है वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। उसने कह दिया मैं पे कर दूंगा। कहता है जी एंड ₹250 ऑन हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस ऑफिस, इसके बाद एनटीएन नंबर सब कुछ वगैरह शामिल है। 4 लाख तक की फैसिलिटी दी हुई है। खर्चा कितना हुआ है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट हम नहीं लेंगे। तो ये जो फैसिलिटेट किया गया है ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट था, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। व्हाट इफ 15% बनता 4,41,000 और खर्चा होता 6 लाख का, फिर क्या होना था, जो अब ओवर एंड अबव गया था वो उसकी इनकम में हमने ऐड कर देना था, क्योंकि वो नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट थी। और ये वाला पॉइंट पेपर में अभी तक एग्जामिनर ने नहीं पूछा हुआ। उसने पूछा यहाँ तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ क्या है, नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो कह दे कि अंडर, सेम ये दे दे कि 20% ऑफ जो इनकम होगी इतना मैं मेडिकली आपको कर दूंगा फैसिलिटेट, और खर्चा कर दे इस साल जो उससे अबव जा रहा हो, तो उतनी अमाउंट तक एग्जाम्प्ट, उससे ओवर एंड अबव जो होगी वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये अनसीन पॉइंट है, बट बता रहा हूँ इस तरह का पेपर में आने के चांसेस होते हैं। गॉट इट। उसके बाद कहता है जी For the first 2 months of his employment, a pick and drop facility was provided to Mateen at a monthly rent of rupees 25,000। उसको पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए है, ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है, ये क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद है ऑन 1 सितंबर 2022 RSL प्रोवाइडेड अ कंपनी मेंटेन्ड कार 1300cc होंडा सिटी थी विच वॉज पार्टली यूज फॉर प्राइवेट पर्पज। पढ़ते साथ समझ लग गई रूल कौन सा है, 5% का है। अब गाड़ी परचेज है, गाड़ी की क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। तो 25 लाख क्या लेंगे हम, उसकी कॉस्ट लेंगे, क्या ले लेंगे, 5%। अब देखें ये साल के शुरू में नहीं दी, कब दी है, सितंबर में दी है। कितने महीने का बेनिफिट आएगा, 10 महीने का। हम इसको 10/12 करेंगे और इनकम में ऐड कर रहे होंगे, क्या जवाब आएगा, 10, ये आ रहा है, ये बेनिफिट आया, ये इसकी इनकम में हमने ऐड कर दिया। फिर मंथली सैलरी है 6,000 की, वो पे की जा रही है मतीन के हाउसकीपर को। मतीन 20% अमाउंट जो है वो क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। इसका मतलब 80% बेनिफिट ले रहा है वो, 80% क्या ले रहा है, बेनिफिट ले रहा है। तो हम ये भी ऐड करेंगे, कैसे कर लेंगे हम, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12, उसका 80% इसका बेनिफिट है, क्या जवाब आएगा, ये आ रहा है, ये भी आ गया बीच में। उसके बाद स्पेशल अलाउंस वन टाइम हुआ है सिर्फ, वॉज पेड टू मीट एक्सपेंसेस इनकम टू बी फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 40,000 है, काम करना था, काम के लिए दिया गया है, वन टाइम पेमेंट की गई है, हर मंथ नहीं दी जा रही ना, वन टाइम दी जा रही है, तो ये क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। उसके बाद ऑन 1 जनवरी 23 को ही वॉज प्रोवाइडेड एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ रुपीज 15 लाख। द प्रिस्क्राइब बेंचमार्क रेट इज 10%। तो देखो 15 लाख का लोन लिया इसने, किसके ऊपर रेट पे लिया है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो 10% माइनस किस परसेंट के ऊपर, 0% के ऊपर, जनवरी में लिया है। तो कितने माह का बेनिफिट आएगा, 6 माह का कितना आएगा, ये 75 का बेनिफिट जो है वो हम इसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। गॉट इट। उसके बाद इसको कमीशन मिली है कितनी, 5 लाख रुपए की न्यू क्लाइंट्स लाने के लिए। तो 5 लाख की कमीशन जो है वो भी क्या हो जाएगी, इसकी इनकम में ऐड हो जाएगी। जो टैक्स कटा हुआ है वो जाके एडवांस टैक्स में से वो एडजस्ट करवा लेगा, और इसके टैक्स जो सैलरी में से कटा है वो 5,50,000 कमीशन के अलावा है, वो टैक्स की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर इसकी इनकम सारी कैलकुलेट हो जाएगी। आप इनकम पर सम करेंगे, उसके ऊपर रेट लगाएंगे, और जो टैक्स आएगा उसमें से ये एडवांस टैक्स जो है आप लेस करवा देंगे। एक 5,50,000 रुपया है और एक उसकी कमीशन का 12% है, ये लेस करवा देंगे तो उसका टैक्स पेएबल आ जाएगा। जी
सिंपल सी बात है यार, आपके पास कमीशन है, आप कितनी कमीशन मिली है आपको 5 लाख की ना, तो इसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा होगा 12% के हिसाब से 60,000। ये आपका टैक्स है, ये आपका टैक्स एडवांस कटा हुआ है, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उसमें लेस कर देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर इसने लिखा होता ना, अगर ध्यान से सुनना, अगर लिखा होता कि ये कमीशन नेट ऑफ टैक्स है, अगर नेट ऑफ का मतलब आता तो फिर मैं एडजस्टमेंट ये ना कर रहा होता। अगर यहाँ पे नेट ऑफ का वर्ड लिखा होता फिर उसका मतलब क्या था, ये जो मुझे 5 लाख रिसीव हुआ है ना, ये 12% टैक्स कटने के बाद हुए। अगर नेट ऑफ का वर्ड लिखा होता उसका मतलब था कि ये 5 लाख रिसीव मुझे हुआ है कब, ये 12% डिडक्ट होने के बाद। तो इसका मतलब किसको शो कर रहा होता है, ये 88% को। आप इसको डिवाइड करते तो आपके पास टोटल वैल्यू आनी थी, कितनी बनती थी, कितनी बनती थी बताइएगा। तो ये टोटल सैलरी में ऐड कर रहे होते अगर नेट ऑफ का वर्ड लिखा होता। यहाँ पे नेट ऑफ का वर्ड नहीं है, इसलिए ये 5 लाख ही क्या है इसकी ग्रोथ। पेपर में पॉइंट याद रखिएगा, वो यही पॉइंट आपको अगर इस अटेम्प्ट में पूछ ले और कहते हैं ये कमीशन नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स है, अगर नेट ऑफ का वर्ड लिखा हुआ आ गया इसका मतलब डिडक्ट होने के बाद गिवन की गई है, तो आप उसे फिर ग्रॉस अप करके ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। ये 60% टैक्स में लेस होगा जाके, यार टैक्स निकलवा दो, कितना बनता है, इनकम कितनी बनती है बताइएगा जरा टोटल। 4-6 यही है, यही है ना इसकी इनकम। इस पर स्लैब रेट लगवाएगा जरा, स्लैब रेट लगाना इसके ऊपर जरा। एक्सीडिंग अमाउंट 4 मिलियन से है ना, एक्सीडिंग अमाउंट किससे है 36 से। एक्सीडिंग अमाउंट कितनी आ रही है, इसमें कितना लेंगे, कितना बनेगा 66,344,1 कितना बनेगा, नहीं गलत बता रहे हो यार, 25,66 ये इसकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है। अब इसका एडवांस टैक्स कितना कटा हुआ है, एक ये कटा है 60,000 रुपया ये वाला, इसमें से हम ये लेस करवा देंगे, और एक और कटा हुआ है कितना 5,50,000 वो भी हम इसमें से लेस करवा देंगे, कितना आएगा, ये क्या है इसका टैक्स पेबल आ जाएगा। इस तरह हम इसकी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। आगे चलें, क्लियर है, तमाम एडजस्टमेंट्स क्लियर है। कोई सवाल है इसमें पूछ लें, अच्छा सवाल था ये वाला भी। एग्जाम्ट है, ऑफिशियल पर्पस के लिए है, दफ्तर के लिए लेके जा रहा है, गाड़ी छोड़ के आ रहा है, उसकी ज़ात को बेनिफिट थोड़ी दे रहा है वो। अगर वो अकेले के लिए होती फिर हम कुछ ना कुछ सोचते, एज्यूमिंग हर एक को दे रहा होगा वो। टैक्स पेएबल में और टैक्स लायबिलिटी में क्या फ़र्क है, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। टैक्स पेएबल आता है हमेशा रेट लगाने के बाद जो अमाउंट है ना वो टैक्स पेएबल है, सॉरी वो टैक्स लायबिलिटी है। ये जो निकाली ना मैंने ये मेरी कहलाती है टैक्स लायबिलिटी। जब टैक्स लायबिलिटी में से एडवांस टैक्सेस लेस करवा देता हूँ ना तो ये मेरे पास क्या आता है टैक्स पेएबल आता है, ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 चले।
रिक्वायरमेंट है जी, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेएबल या रिफंडेबल इफ एनी फॉर द टैक्स ईयर 2023. Mr. Khurshid, a Pakistani national, was employed as a chief financial officer in Zulfikar Gas Company since 2012. CFA के तौर पे काम कर रहा है. Following information pertains to his income for the tax year 2023. Assume that he has provided the following information on 25 सितंबर 2023. उसने हमें इस तरीके को दी है, रेलेवेंट नहीं है. ये सारी कहानी हमें क्या दी हुई है, घुमाने के लिए दी हुई है. इसमें सिर्फ एक चीज़ रेलेवेंट है कि टैक्स ईयर कौन सा मेरा 2023 है. ये सिर्फ रेलेवेंट चीज़ है मेरे लिए. पहले आते हैं जी इनकम फ्रॉम ZGC जुल्फकार गैस कंपनी से कौन कौन से इसको इनकम मिली है. खुर्शीद वाज एम्प्लॉयड अप टू 31 दिसंबर 2022. इसका मतलब इसके बाद उसकी नौकरी ख़त्म हो रही है. कितने माह के बेनिफिट्स हैं? 6 माह के. कितने माह के बेनिफिट्स हैं? 6 मंथ्स के. ड्यूरिंग द पीरियड ही रिसीव द फॉलोइंग एमॉलमेंट्स. ये उसको कुछ रकम, कुछ उसको बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल हो रहे हैं. कौन कौन से? बेसिक सैलरी 4 लाख पर मंथ, मेडिकल अलाउंस 75,000 पर मंथ, यूटिलिटी अलाउंस इक्वलेंट टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी उसने दी है. मेडिकल अलाउंस को हम क्या कर लेंगे, फौरी तौर पे हम इसको हाईलाइट कर लेंगे. हमने क्या चीज़ तलाश करनी है? मेडिकल फैसिलिटी तलाश करनी है. उसके बाद है कंपनी मेंटेन कार फॉर ऑफिशियल एंड पर्पस यूज. लाइन पढ़ के समझ आ गई रूल कौन सा लगना है? 5% वाला रूल लगना है. ठीक है. द कार वॉज परचेज कॉस्ट, रूल लॉक हो गया. परचेज पे कॉस्ट, रूल कौन सा है? 5% वाला. आगे वो बताए फेयर वैल्यू है, ब्ला ब्ला ब्ला, हमने उसको इग्नोर कर देना है. कॉस्ट क्या थी? 5 मिलियन थी. अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी ZGC डिडक्टेड 10,000 पर मंथ फ्रॉम हिज सैलरी फॉर प्राइवेट यूज ऑफ कार. ये इररेलेवेंट बात है, हमने रूल में कहीं नहीं पढ़ा कि डिडक्शन होगी. और मैंने क्लियरली बताया था सैलरी में कोई किसी किस्म के एक्सपेंडिचर्स अलाउ नहीं होते, तो ये पॉइंट भी इग्नोर हो जाएगा. उसके बाद खुर्शीद हैड अंडरगोन अ मेजर सर्जरी ड्यूरिंग द ईयर एंड इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 15 लाख. ZGC रिम्बर्स द एंटायर अमाउंट एज अ स्पेशल केस एज इट वॉज नॉट कवर्ड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मेडिकल फैसिलिटी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, टोटली टैक्सेबल हो जाएगी. और मेडिकल अलाउंस अब क्या जाएगा? एज पर द नॉर्मल रूल चल रहा होगा. इज दैट क्लियर? ड्यू टू पुअर हेल्थ खुर्शीद ऑप्टेड फॉर अर्ली रिटायरमेंट ऑन 31/12/2022. मतलब पैसे भी लगवा दी तो छोड़ भी गया. अंडर द कंपनीज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, golden handshake. He received the following benefits on his retirement. 7.5 million as a golden handshake. अगर मुझे सवाल में एवरेज रेट्स गिवन हुए तो मैं इसको बता दूंगा सेपरेट ब्लॉक का पार्ट, अदरवाइज ये किस में निकल जाएगी? NTR में निकल जाएगी. रुपीज 9.1 मिलियन फ्रॉम अनअप्रूव ग्रेचुटी. रूल क्या है? 75 हम लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इनकम में ऐड कर देंगे. ट्रांसफर ऑफ कंपनी कार फॉर रुपीज 2.6 मिलियन. कंपनी ने गाड़ी उसको 26 लाख की दे दी. द अमाउंट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम हिज फाइनल सेटलमेंट. और उसके अमाउंट भी काट ली, हालांकि उस दिन गाड़ी की मार्केट वैल्यू क्या थी? 28 लाख थी. तो 2 लाख ये भी बेनिफिट होगा. ये भी क्या हो जाएगा? सैलरी में ऐड हो जाएगा. और जो टैक्स विदहेल्ड किया पूरे साल में वो कितना है? 25 लाख रुपया है. क्या इस सवाल को डिस्कस करने की ज़रूरत है? सॉल्व करने की ज़रूरत है? डूएबल है? कोई एडजस्टमेंट किसी को कन्फ्यूज़ करे तो मुझे बताए. देख लो, फिर आगे चलते हैं. इस सवाल में हमारे पास एवरेज रेट्स नहीं है ना. इसका मतलब गोल्ड कहाँ पे ट्रीट होगी? NTR में ट्रीट हो रही होगी. क्वेश्चन नंबर 5. यार नींद आ रही है? इससे पूछ रहा हूँ, नींद आ रही है तो कहाँ पे घूमो? तुम इधर देख रहे थे 10 मिनट तक लगातार, उससे कैलकुलेटर की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Mr. Requirement, sorry. Compute the taxable income, tax liability, tax payable for the latest tax year. Latest tax year के लिए taxable income, liability and tax payable हमने इसका calculate करना है. कहते हैं Mr. Creative is working as Director Human Resource as Artistic Technologies Limited. Following are the details of his income receipts during the tax year. ये उसकी income details हैं. बेसिक सैलरी कितनी है? पर मंथ 3 लाख है. तो सिंपल सी बात है, 3 × 12 करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी? बेसिक सैलरी आ जाएगी. कितनी बनेगी? 3.6 मिलियन बन रही होगी. यूटिलिटीज अलाउंस
15% ऑफ बेसिक सैलरी, तो इसका हम लेंगे 15%, हमारे पास क्या आ जाएगा, यूटिलिटीज अलाउंस आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टोटल टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस क्या करेंगे, स्टार कर लेंगे, क्या तलाश करनी है, फैसिलिटी को, फैसिलिटी गिवन होगी टोटल टैक्सेबल, अदरवाइज नॉर्मल ट्रीट करेंगे। In addition to the above, he was also provided the following benefits in rent-free furnished accommodation in a bungalow situated on a 500 square yard plot of a land. Rent for a comparable accommodation facility in the vicinity is rupees 1.5 लाख per month. क्या 1.5 लाख पर मंथ लेना है? क्या लेंगे? क्यों नहीं लेना? उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होती तो हम लेते, साथ वाले में क्या हो रहा है हमें नहीं पता। देखिए वहां लाइट चली जाती है साथ वालों में। कार, the car was purchased 2 years ago at a cost of rupees 1.6 million. कॉस्ट यूज कौन सा है, बोथ 16 लाख का 5% लेंगे और हम उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। तो जनाब मेडिकल अलाउंस का ट्रीटमेंट फिर क्या हुआ, नॉर्मल ट्रीटमेंट हुआ, बिकॉज फैसिलिटी गिवन नहीं थी। क्लियर है? डन कर दूं इसको भी। ये सवाल अच्छा है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है सैलरी का, इसको हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। अभी इतना तो बर्गर रह गया। सवाल रीड करें पेपर से, बताएं समझ आता है, फिर मैं रीड करता हूँ। जरा अपनी रीडिंग से अंडरस्टैंड करें, फिर मैं इसको रीड करता हूँ, देखें क्या फर्क है क्या फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को रीड करें, बातें बाद में कर लेना यार, रीड कर लो। बाकी इसके बाद जो एडजस्टमेंट्स रह गए हैं वो 4 या 5 नंबर की हैं, जब आप उनमें जाके देखिएगा वो सवाल हलवा है आपके लिए, उसमें कुछ भी नहीं रह गया। वो तो ना मिक्स स्टैंडर्ड्स हम देखते हैं, हम फोत हो जाते हैं, अब जिंदा हो जाए, नेपाल में आ गए आप, कुछ भी नहीं रह गया अब। इस वजह से सर मुझे 17 के 17 ख़त्म करने दें, आप खुद कहेंगे टैक्स पास है हमारा इस अटेम्प्ट में। अभी क्या आप पूछते हैं, इसको रीड करें, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है सैलरी का, इसको रीड करें। आप रीड करते हुए अपने नोट्स के ऊपर चीज़ों को मार्क करना सीखे कि एडजस्टमेंट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि सेकंड टाइम रीड करते हुए आपको प्रॉब्लम फेस ना आए। नोटिंग करना सीखें चीज़ों की, जल्दी से रीड करें, शाबाश। हाँ उन्हें सितंबर में भेजूंगा। हाँ माइक कौन है? हाँ भाई रीड कर लिया, समझ आई, रीड कर लिया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई सवाल की। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें इसमें ये वाकई सवाल में 95% एडजस्टमेंट सैलरी की थी, और सैलरी के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा सवाल जो है वो ये है। अब इसको हम रीड करते हैं, इसको मैं प्रॉपरली सॉल्व करवाऊंगा, प्रॉपर
के साथ एक दो सवाल हैं जो हम प्रॉपर करेंगे, बाकी एडजस्टमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट है इसकी, कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेएबल फॉर द टैक्स ईयर 2023 के लिए हमने क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। सवाल है जी, मिसिस असलम वॉज एम्प्लॉयड विद साहिल लिमिटेड एज अ मार्केटिंग मैनेजर, वो साहिल लिमिटेड के पास एज अ मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर रही है। ऑन 30 जून 2022 शी रिजाइंड फ्रॉम हर एम्प्लॉयमेंट, उसने अपनी नौकरी से क्या कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है, रिज़ाइन कर दिया है। शी रिजाइन फ्रॉम हर एम्प्लॉयमेंट ऑन 1 जुलाई 2000, ठीक है, रिजाइन फ्रॉम हर एम्प्लॉयमेंट विद एसएल। अच्छा, अगली लाइन है, ऑन 1 जुलाई 2022 शी ज्वाइंड एच पाकिस्तान लिमिटेड, अ कॉटेड कंपनी, एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर, एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर ज्वाइन कर दिया है। एम्प्लॉयमेंट स्विचिंग आई है इसमें। शी हैज़ प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ईयर 2023 के उसने कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दी है। पहला है जी, इन जुलाई 2022 शी रिसीव फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम एसएल इन फाइनल सेटलमेंट, ये उसे कुछ अमाउंट्स जो हैं वो मिली हैं। लीव एंड कैशमेंट, ग्रेचुटी ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम अनरिकग्नाइज ग्रेचुटी, ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ ₹1 लाख अगेंस्ट द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, द इंश्योरेंस क्लेम वाज लॉन्च्ड बाय एसएल ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस असलम इन जनवरी 2022। अब ये पॉइंट पढ़ के आपके सबके माइंड में आया होगा क्या यार ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है कि नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। सही है, खुद सोचें, क्लेम किसने लेके दी है, कंपनी ने। कंपनी क्लेम तब लेके देती है जब उसने पॉलिसी खुद लेके दी हो। जब उसने पॉलिसी खुद लेके दी तो क्या इसका मतलब था, ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। थोड़ा माइंड को यहाँ पे इस्तेमाल करना था। तो ये क्या है, एग्जाम्प्ट है। क्लेम किसने लेके दी है, कंपनी ने। इसका मतलब पॉलिसी भी किसने लेके दी, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट होती है अगर आपको इंश्योरेंस दी गई है। अब कहते हैं जी, ये है इसका प्रीवियस एम्प्लॉयर से बेनिफिट जो आए हैं वो हमने ले लिए। उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट, इनकम टैक्स रिलेटेड टू हर सैलरी बेनिफिट्स इज टू बी बोर्न बाय एचपीएल। दिस वाज द क्वेश्चन, वाहिद क्वेश्चन पास पेपर में है जहां पे उसने क्या बता दिया है कि जितना भी टैक्स है वो कौन बोर्न करेगा, उसका एम्प्लॉयर बोर्न कर रहा होगा। टैक्स जितना भी बनेगा इसके नए एम्प्लॉयर एचपीएल से सारा कौन पे कर रहा है, इसका एचपीएल ही पे कर रहा है। 17 अटेम्प्टों का वाहिद सवाल है। कब आया था ये, ऑटम 13 में, जिसमें टैक्स वॉज बोर्न बाय एम्प्लॉयर था। इसको देखते हैं, अच्छा सवाल है, मैं कह रहा था आपको इसलिए। हर बेनिफिट्स टैक्स लेबर एज फॉलो, सैलरी पर मंथ 2 लाख की थी, मेडिकल अलाउंस पढ़ते साथ ही क्या कर देंगे, स्टार कर देंगे कि एनुअल नेटिंग वैल्यू 4,80,000 थी, वैल्यू एंड 45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर, वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस 50,000 पर मंथ है, 60% ऑफ द अमाउंट वॉज स्पेंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। अब यहाँ पे अलाउंस क्या हो रहा है, पर मंथ दिया जा रहा है ट्रैवलिंग अलाउंस इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपेंडिचर, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा, इसको हम एग्जाम नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड, 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड इक्वल अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय एचपीएल। इतनी ही अमाउंट किसने कंट्रीब्यूट की है, एचपीएल ने कंट्रीब्यूट की है। अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम मिसेस असलम वाज अवॉर्डेड 5,000 शेयर्स इन एचपीएल ऑन 1 जनवरी 2023। उसको 5,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। अंडर द स्कीम शी वाज नॉट अलाउड टू सेल द शेयर्स अप टू 31 मार्च 2023। कहानी किसकी हो गई है, रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स की है। अब यहाँ तो बिकेंगे, यहाँ तो अपलिफ्ट होगी रिस्ट्रिक्शन। सी सोल्ड द शेयर्स इन एचआर ऑन 1 मई 2023। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई है, अपलिफ्ट होने के बाद उसने क्या किए हैं, शेयर डिस्पोज किए हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर स्कीम हम निकालेंगे। उसके बाद कहता है जी on 31 December 2022 she received a loan of ₹4 lakh from HPL. The loan carries a markup of ₹40, इसको आप कर लें, मार्कअप ऑफ ₹4% कर लें पर एनम। द प्रिस्क्राइब बेंच मार्क रेट इज 10%, तो एग्जाम्प्ट है। लोन लेस देन 1 मिलियन क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। उसके बाद शी वॉन द बेस्ट एग्जेक्टिव एम्प्लॉय अवार्ड ऑफ एचपीएल एंड रिसीव अ लैपटॉप हैविंग अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1 लाख, और 1 लाख का ये बेनिफिट है। अवार्ड्स बेनिफिट है, ऐड होते हैं, आपकी समरी शीट में लिखा हुआ है। तो ये सवाल एक अच्छा सवाल है, मुश्किल लग रहा है लेकिन ये मुश्किल सवाल है, ये वाकई मुश्किल सवाल है। इसको सॉल्व कराता हूँ, करवा दूँ कि कर लोगे। इसमें सबसे मुश्किल पता क्या एडजस्टमेंट है, वो टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर की।
किसके ऊपर करना है? इसके पास यहाँ पे दो बेनिफिट सैलरी के, एक ओल्ड सैलरी है, एक न्यू सैलरी है, सिर्फ इसमें ये एडजस्टमेंट है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्ली सवाल सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ले लेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी है ना इसकी, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका प्रीवियस एम्प्लॉयर कौन सा था? एसएल। तो हम ले लेंगे बेनिफिट्स फ्रॉम एसएल। बताएं जी क्या भैया बेनिफिट्स है? लीव इन कैशमेंट 95,000 की, लीव एंड कैशमेंट थी 95,000 की, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद था ग्रेच्युटी कितने की? 5 लाख की फ्रॉम अनअप्रूव्ड फंड। ग्रेच्युटी कितनी मिली है? 5 लाख की। इसमें से हमने क्या लेस करना है? मैं पेपर में तो प्रॉपर रूल लिख देना हमने, ऑल दो मुझे पता लेस वही होता है, हम क्या करेंगे प्रॉपर रूल लिखेंगे, लेस ₹75,000 और 50% ऑफ 5 लाख, ये क्या बनेगा? 2.5 लाख। लोअर इसमें से क्या है? 75,000, तो ये 75,000 मैंने यहाँ पे लेस करवाना है। रिमेनिंग जो होगा 4,25,000 वो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके अलावा रीइंबर्समेंट है, डैट इज़ एग्जैम्प्ट। क्यों? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इसके बेनिफिट्स आ जाएंगे फ्रॉम एसएल, कितने बनेंगे? 5,20,000 बेनिफिट्स किसके हैं? जिसको प्रीवियस एम्प्लॉयर से रिसीव हुए हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके करंट एम्प्लॉयर के पास, उससे क्या बेनिफिट्स को मिल रहे हैं। अब है इसका HPL, हम लिख लेंगे यहाँ पे जी बेनिफिट्स फ्रॉम HPL। कितने हैं जी? बेसिक सैलरी 2 लाख पर मंथ है। बेसिक सैलरी कितनी है? 2 लाख पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा जवाब? 24 लाख। उसके बाद मेडिकल लॉन्स कितने हैं? 60,000 पर मंथ। क्या मेडिकल फैसिलिटी गिवन थी? मेडिकल लॉन्स कितना? 60,000 पर मंथ, तो ये आ जाएगा 72,000। लेस करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी, वो कितना होगा? रिमेनिंग कितना बनेगा? ये क्या हो जाएगा? सैलरी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 480 थी, तो अकोमोडेशन आ जाएगी इसकी कितनी है फेयर मार्केट वैल्यू? और 45% ऑफ बेसिक सैलरी कितना बनेगा? 1080,000 हायर लेना है, तो 1080,000 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके अलावा क्या था? ट्रैवलिंग अलाउंस एग्जेम्प्ट है, चलो 40। रो क्यों रहा है यार, रो क्यों रहा है तू? कितना बनता है? 2 लाख। आगे क्या रह गया? प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो इररेलेवेंट है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रेलेवेंट होती है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे प्रोविडेंट फंड। अब उससे 10% दिया है ना, वो कितना आएगा? 2,40,000। इसमें लेस करेंगे हम ₹150,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, तो वो कितना आएगा?
2,40,000 ही आएगा। लोअर ऑफ लेस करवाना है हमने, तो 150,000 हम इसमें से लेस करवा देंगे। कितना का बेनिफिट हुआ? 90,000 का बेनिफिट हुआ। ये हम क्या कर देंगे, उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। ऐसे ही है। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का तो कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। उसके अलावा अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, हाँ अब आ जाए एम्प्लॉय शेयर स्कीम के ऊपर। उससे पूरी बात बताइए ना एम्प्लॉय शेयर स्कीम की। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में शेयर मिले हैं, शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड शेयर की रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई है, ये लिखा है फॉर्मूला। सिर्फ मैंने यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, मेरे पास बेनिफिट आ जाएगा। सिर्फ ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, मेरे पास क्या आ जाएगा? बेनिफिट आ जाएगा। अब जरा बताओ, जिस दिन रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई है वो डेट क्या थी? 31 मार्च 2023 थी, वो सवाल में लिखी हुई है। उस डेट के ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 28 पर शेयर थे। तो हम ले लेंगे अब एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट। एम्प्लॉय शेयर स्कीम फेयर मार्केट वैल्यू आनी है। देखिए एज पर फॉर्मूला फेयर मार्केट वैल्यू एट अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या आ रही है? फेयर मार्केट वैल्यू 28। कितने शेयर हैं? 5,000 शेयर हैं। कितना बनेगी फेयर मार्केट वैल्यू? 1 लाख। इसमें से हमने अब लेस क्या करवानी है? कॉस्ट जो शेयर्स की पे की होगी, शेयर्स की कॉस्ट, और अगर कोई कॉस्ट हमने पे की है ऑप्शन की, वो भी लेस करवा देंगे। वापस चलते हैं एडजस्टमेंट में। उसने कहा था कि उसको शेयर्स दिए गए हैं, कब, कितने के? तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं मुफ्त में दिए गए हैं। ये मुफ्त में हम एज्यूम क्या करते हैं? मुफ्त में दिए गए हैं, 1 रुपया भी नहीं लिया। तो ये सारा बेनिफिट हो जाएगा यही। तो यही बेनिफिट क्या हो जाएगा? उसका इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर कुछ भी लिखा होता ना तो मैं कर लेता। इवन वो कह देते ना कि ये शेयर जो है फेस वैल्यू पे दिए गए हैं, मैं वो भी कर लेता। उसने कुछ नहीं बताया ना, तो मैं क्यों एज्यूम करूं? फिर कुछ नहीं बताया मतलब जीरो पे हैं, हम वो जीरो कॉस्ट लेंगे, सारा बेनिफिट क्या करेंगे? सैलरी में ऐड कर देंगे। ठीक है, जब बेचेंगे। कब की है? कब की है? इस तारीख के बाद 1 मई को की है। ठीक है, तो जब 1 मई को डिस्पोज करूंगा, जो गेन आएगा वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चला जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल गेन कल कर रहे होंगे तो उसमें देख लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? तो सिर्फ सैलरी फोकस करना है हमने, इसलिए मैं वो एडजस्टमेंट नहीं करवा रहा, वरना बड़ा आसान है। ये 140 लिखा है, यहाँ पे करूँगा कॉस्ट रिसीव 140 लेस में गेन आ जाएगा। वो कहाँ जाना है? वो कैपिटल गेन। बट अब इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। उसके बाद ये भी पॉइंट हो गया, लोन का कोई ट्रीटमेंट है? क्यों? रीज़न क्या है? लोन लेस देन। फिर उसको लैपटॉप मिला कितने का? 1 लाख का, ये भी ऐड हो जाएगा। एक चीज़ रह गई है, टैक्स। बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, इसकी हम बना लेंगे वर्किंग। ज़रा बताएं सिर्फ और सिर्फ HPL से इसकी कितनी इनकम बन रही है? जस्ट फ्रॉम HPL, बिकॉज HPL सिर्फ अपनी इनकम का रिस्पॉन्सिबल है कि मैंने कितनी दी है सैलरी, उस पर जितना टैक्स बनेगा वो मैं पे करूँगा। ठीक है, अब 24 लाख जमा 4,80,000 जमा 10,80,000 जमा 24 लाख जमा 90,000 जमा 1,40 जमा 1 लाख, कितना बनता है? आप वर्किंग फंड बनाएंगे। ये है वर्किंग फंड किसकी? टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर की। कितनी है बताइए आपने? आप 3 स्टेप्स में करेंगे इसे। क्या है पहला स्टेप? 4530। अब आप इस पे स्लैब लगाएं, 36 लाख का स्लैब लगना है इसके ऊपर। फिक्स अमाउंट आनी है 4,05,000। एक्सीडिंग अमाउंट आएगा सर कितना? 930। उसका हमने क्या लेना है? 25% लेना है। क्या जवाब आएगा? 232। ऐड करें कितना बनेगा? 637,500। टैक्स लायबिलिटी आ गई। इसको दोबारा पकड़ेंगे हम, क्या करेंगे? हम इस ओरिजिनल इनकम में ऐड करेंगे सेकंड स्टेप में। तो हमारी इनकम कितनी आ जाएगी? 5167। अब स्लैब लगाएंगे, स्लैब चेंज तो नहीं हो रही, सेम स्लैब जा रही है। 4,05,000। 36 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट जो भी आएगी
उसका हमने लेना है 25%। कितना बनता है? 1567500 का 25% कितना आएगा? 391,875 79875। ये पकड़ लिया आपने। इसको दोबारा आप क्या करेंगे, आप अपनी इस ओरिजिनल इनकम में ही ऐड कर रहे होंगे। तो 4530 प्लस 796875 कितना बनेगा? 5326,875। फिर स्लैब लगा लेंगे तीसरे दफ़ा। सेम स्लैब ही है, चेंज तो नहीं हुआ। 36 लाख, 4,05,000। एक्सीडिंग अमाउंट कितनी आ रही है? 17। इसका 25% ले कितना आता है? 43। ऐड कर लें, ये अमाउंट आ गई है। आप इसको 2 स्टेप और कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 तक कर सकते हैं, बट 3 पे पकड़ लिया है। ये अमाउंट पकड़ी 836719। क्या कर देंगे हम, जाके यहाँ पे लिख देंगे, ऐड कर देंगे 836। अब इसकी सैलरी कितनी बनेगी फ्रॉम HPL? 5366719। ये HPL की सैलरी है। फिर आप इसके लिख लेंगे टोटल सैलरी इनकम। टोटल कितनी आई है? ये 5366719 जमा 5,20,000 कितनी बनी? 5719। ये है इसकी टोटल सैलरी फ्रॉम प्रीवियस एंड फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। अब इसमें हमने क्या करना है, टैक्सेशन करनी है। और स्लैब कौन सी लगनी है? नॉन सैलरीड की। फाइव 8,8,6,7,1,9। 36 लाख इतना आ रहा था और 4,05,000 था ना। एक्सीडिंग अमाउंट कितनी है? 22,719। इसका हम क्या लेंगे, कितना आएगा? 571 680 का राउंड ऑफ कर लेते हैं। कितना बनेगा? 976,680। ये है इसकी टैक्स लाइबिलिटी। ये क्या कहलाएगी? टैक्स लाइबिलिटी। सवाल में क्या से पूछा था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? टैक्सेबल इनकम निकाल दी है, टैक्स लाइबिलिटी निकाल दी है। अब क्या रह गया है? टैक्स पेएबल। क्या इसका कोई एडवांस टैक्स कटा हुआ है? नहीं। जो टैक्स बोर बाय एम्प्लॉयर है वही कटा होगा ना, तो वो हम लेस करवा देंगे। कितना था वो? 836,719 लेस करवा देंगे। टैक्स बोर्न 836,719, ये इसका आ जाएगा टैक्स पेएबल। कितना बनेगा? 139961। This is the tax payable by Mrs. Aslam. So this was actually the good question. इसमें एक ही दफ़ा उसने टैक्स बोर बाय एम्प्लॉय पूछा है और वो भी हमने देख लिया। पूछा भी एक ही दफ़ा और पूछा भी वाहियात तरीके से कि 2 एम्प्लॉयर्स गिवन कर दी हैं। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या की होनी है कि टोटल इनकम पे निकाल रहे होंगे बच्चे, वो एरर हो गया होगा। जो प्रीवियस एम्प्लॉयर से 5,20,000 मिला था उसके ऊपर टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर हमने नहीं निकाला। हमने किसका निकाला है? जो इसको इसके करंट एम्प्लॉयर ने दी है। तो ये चीज़ इसमें रेलिवेंट थी, सिर्फ इसमें ये चीज़ की थी। सवाल क्लियर है ये? दिस वॉज द सेकेंड टफेस्ट क्वेश्चन इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स का जो आपने कर लिया। आता है, हो जाएगा। एक रह गया वो तकी अहमद का, वो भी मैं पूरा करवाऊंगा। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ले लें स्क्रीनशॉट, में इसको जूम आउट कर रहा हूँ। ये ले,
ते बैठे हुए हैं, मैं क्या करूँ, इधर बैठ के दे। भाई हम खादम है। हेलो भाई, अब जाके ना इतने सवाल कर साथ लिए ना, इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स देखे मुश्किल लगते हैं। अब लगती है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7 ऑटो का। आइटम 14 का क्वेश्चन नंबर 7। बस तो नहीं हो गई मेरी, अपनी पूछ रहा हूँ भाई, मैं 11 का बोल रहा हूँ। अभी जाके 1 घंटे में मैंने कहीं जाके रात 10 तक क्लास करानी है। अभी मैं 11 से रात 10 तक करा रहा हूँ, और इट बी 11th आवर कंटिन्यू। और रात का मुझे बुखार हुआ, सुबह ऑटोमेटिक खत्म भी हो गया, पता नहीं कैसे, करिश्मा हुआ है। 7 आवर्स कंटिन्यूस, मैं नहीं थक रहा, तुम लोग थक रहे हो। अलग पेपर किसका है? देना किसने है? चलो, फेल किसने होना है? आपने। रिजल्ट किसका आना है? आप लोगों का। घर से कौन बेघर होगा? आप लोग। डिप्रेस कौन होंगे? आप लोग। ठीक है, अब आ जाए सवाल के ऊपर। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयर ऑन फॉर टैक्स ईयर 23। टैक्स रेट्स लास्ट पेज पे गिवन होते हैं, वो हमारे पास अभी पेज है ही नहीं। Sultan is working as an electronic engineer with Ansari Company Limited. He has provided the following information. Basic salary है, ये मंथली है, पर मंथ है। कितनी सैलरी है? 4,80,000। ठीक है, हम ले लेंगे इसको। मेडिकल अलाउंस क्या कर लेंगे? 17 बना देंगे, हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई। मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो पूरा डब्बा है ना, ये पूरा डब्बा पर मंथ को शो कर रहा है। ऊपर वो हेडिंग पे क्या लिखी हुई है? मंथली। तो ये हर डिटेल इस डब्बे की मंथली है। तो जब रेंट अकोमोडेशन की बात करेंगे तो 75,000 इंटू 12 करेंगे, और फिर उसे क्या करेंगे, हम कंपेयर कर रहे होंगे। तो ये इसमें ये की थी। He was also provided the following benefits in accordance with the terms of his employment. Leave encashment, totally taxable. हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, ये लीजिए मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी आ गई। अब अलाउंस क्या हो जाएगा? टोटली टैक्सेबल। फैसिलिटी की बात करते हैं, इसको इंश्योरेंस पॉलिसी लेके दी है 1.5 मिलियन की, और प्रीमियम कौन पे कर रहा है? उसका एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? नो ट्रीटमेंट। ही इज अलाउड। अब ये ट्रिक मार के यहाँ पे हमने अभी तक 6-7 सवाल किए हैं जिसमें एम्प्लॉयर जो है गाड़ी दे रहा है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे उल्टा कर दिया, कहता है ही इज अलाउड टू यूज हिज पर्सनल कार फॉर ऑफिस यूज। अपनी गाड़ी जो है वो तुम ऑफिस यूज के लिए भी इस्तेमाल कर लो। रूल हम पढ़े थे, एम्प्लॉयर अपनी गाड़ी दे रहा है, इस्तेमाल कर लो। यहाँ इसे क्या, तुम अपनी गाड़ी ले आओ, दफ्तर के लिए इस्तेमाल कर लो, हम आपको जो है वो दे दें। और कितने दिए हैं? 5,50,000 के लिए। इसमें है जो इसके पर्सनल यूज से रिलेट कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे? हम 5,50,000 का 15% लेंगे। ये इसका पर्सनल बेनिफिट है, वो क्या हो जाएगा? इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। दिस वाज द ट्रिक। यहाँ पे गलती क्या की होनी है? कार का नाम सुना, हम लगा देंगे 5%। वजह सवाल पढ़े, वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं? वर्ड्स लिखे हुए थे कि इसकी गाड़ी है, ये अपनी पर्सनल गाड़ी कहाँ पे लेके आ रहा है? दफ्तर में लेके आ रहा है। तो इसको जो हमने मेंटेनेंस और रनिंग के एक्सपेंसेस पे किए हैं, जो उसके पर्सनल से रिलेट कर रहे थे, वो उसका बेनिफिट है, वो हम क्या कर देंगे? उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। ये इसका ट्रीटमेंट होगा। इस पर 5% का रूल जो है वो नहीं लगेगा। 10 मिनट है अभी मेरे पास, अगर नमाज पढ़ के आए, अगली पढ़ के आए, कल की पढ़ा ले यार।
कल तो है, ठीक है, 7 सवाल करवा दिए, रिमेनिंग जो है हम कल हम करेंगे। कल के बाद इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स में से आप में से कोई बच्चा मार्क्स लूज नहीं करता, ये तो कंफर्म है। जब आप पेपर में जाएंगे, लो इसका पॉइंट सी था कि इसको बोर्ड मीटिंग का 2 लाख रुपए मिला है, वो सैलरी में ऐड होता है। कल आना है, कल क्लास एज पर तो रेगुलर टाइम ही है। हाँ, टेस्ट मंडे को है, आज भी नहीं है, मंडे से, मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड डेली बेस पर टेस्ट हो जाएगा।